वॉइस रिकॉर्ड होती है इसमें? हाँ जी, वॉइस सब रिकॉर्ड है। अब जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं ना, अब ओपन करने पे सबसे टॉप में जो यहाँ पर हमें बार मिलती है, इसको हम टाइटल बार करते हैं, जहाँ पर हमें फाइल का नेम और एप्लीकेशन का नेम भी शो होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज मेन्यू बार। अभी सेकंड वाली रो को हम मेन्यू बार पढ़ते हैं, और मेन्यू बार में जितने भी नेम लिखा था ना, इन सभी को टैब्स बोला जाता है। और उसी से जस्ट नेक्स्ट अब नीचे ना हमें एक हॉरिजॉन्टल बार भी दे रखी है, जिसको रिबन पढ़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी होम टैब यहाँ पर एक्टिव है, आपको इंसर्ट पर जाना है। अब इंसर्ट पर जाने के लिए सिंगल क्लिक करते हैं ना, अगर आपने किसी भी टैब पर जाने के लिए डबल क्लिक कर दिया, तो देखो ये रिबन ना हाइड हो जाएगा। तो इसको वापस लाने के लिए आप या तो दोबारा से डबल क्लिक कर दो, या आप अपने कीबोर्ड से कमांड दे सकते हो Ctrl+F1 टू डिस्प्ले और हाइड द रिबन। रिबन को ऑन ऑफ करने के लिए Ctrl+F1 या फिर डबल क्लिक ऑन एनी टैब इन मेन्यू बार। इसके बाद आ जाती है फॉर्मूला बार, जिसके लेफ्ट में एक छोटा सा नेम बॉक्स भी दिया होता है। और इसके बाद आता है यहाँ पर हमें एक्सेल में ना अब ये वर्कशीट दी गई है काम करने के लिए, जिसके अंदर हमें कुछ रोज और कॉलम्स भी दिए हुए हैं। और इन सभी रोज और कॉलम्स का एक नाम भी होता है, जिसको चेक करने के लिए आप इसके लेफ्ट या टॉप में क्लिक भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा इस बॉक्स के अंदर, और एक तो हम इन सभी को ना बॉक्स नहीं पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे। और इन सभी सेल्स का एक एड्रेस भी होता है, जिसको चेक करने के लिए पहले हमें रोज और कॉलम्स के बारे में पता होना चाहिए। अब एक्सेल में ये जो पर ABCD लिखी हुई है ना, ये सभी क्या एक्चुअल में कॉलम्स के नाम होते हैं। एंड दीज आर रोज, जो कि न्यूमेरिकल के अंदर है। ये सभी हमारी रोज है, एंड दीज आर कॉलम्स, ये कॉलम के नाम है। और जब आप किसी सेल पे क्लिक करते हैं ना, अब उन सभी सेल का एक एड्रेस भी होता है एक्सेल में, जिसको चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऊपर से उसका कॉलम का नेम रीड करना होता है, देन रो नेम। अब सेल का एड्रेस हो जाएगा जिससे D5, या मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे कॉलम नेम F, रो नेम 8, तो सेल का एड्रेस F8। और किसी भी सेल पे क्लिक करने पर उस एक्टिव सेल का एड्रेस यहाँ पर नेम बॉक्स में भी मिलेगा आपको। और आपको जैसे कई बार ना एग्जाम में काफ़ी बार होता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलती है अक्सर, और पूछते भी कि सर ऐसे में क्या करना चाहिए। तो एक पॉइंट होता है कि आप जैसे काम कर रहे हो, एग्जाम के अंदर बैठे हो आप, आपका कर्सर अचानक से ना कहीं दूर चला गया, आपको आपका टेबल डेटा दिखाई नहीं दे रहा, तो आप अपने कीबोर्ड से ना Ctrl+Home प्रेस कर देना, जिससे आपका कर्सर शीट के स्टार्टिंग पे आ जाएगा। स्टार्ट ऑफ द वर्कशीट के लिए Ctrl+Home। एक होता है कि लाइन के स्टार्टिंग पे जाना। अगर आप जैसे अभी हमने क्लिक करा रो नंबर 7 में, मैं होम बटन प्रेस करूंगा तो लाइन के स्टार्टिंग पे, कंट्रोल के साथ होम करेंगे तो शीट के स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। और इसके बाद आता है, अब मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ नेम, मैंने फर्स्ट सेल में एक हेडिंग लिखी नेम। नेक्स्ट सेल पर जाने के लिए यहाँ पर टैब का यूज़ करेंगे, तो मैंने लिखा हिंदी, फिर मैथ्स, साइंस। अब मैंने ना टाइपिंग मिस्टेक कर दी और टैब भी दबा दिया। अब गो टू प्रीवियस सेल के लिए शिफ्ट टैब करेंगे। और एक्सेल के अंदर अगर आपको किसी भी सेल में एडिटिंग करनी है, या तो F2 बटन प्रेस करेंगे सेल एडिटिंग के लिए F2, या फिर डबल लेफ्ट क्लिक ऑन सेल। एक तरीका ये चीज़, अब जब भी स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप होता है ना, अब जैसे मेरे पास ये लैपटॉप है, मैं F2 दबा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हो साउंड फीचर काम कर रहा है, सॉरी ब्राइटनेस फीचर काम कर रहा है F2 से। आजकल जो कीबोर्ड होता है ना, वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने जैसे आपको अगर कमांड बताई है कि F2 प्रेस करनी है तो वो एक्चुअल में F2 ही। अगर आपका सिस्टम एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड के साथ में है, तो आपको नीचे ना कंट्रोल के साथ एक FN के नाम से बटन मिलता है, जिसको फंक्शन की कहते हैं। तो आपके सिस्टम में वो जो F2 बटन है, वो फंक्शन के साथ में काम करेगा। अब देखो कर्सर बीच में आ गया, एडिट हो चुका है, अभी एडिट मोड में हो गया सेल। अब मैं बैकस्पेस दबा सकता हूँ और टैब, मैं अनडू कर रहा हूँ एक बार, वापस उसे पहले जैसा कर दिया, मिस्टेक हो गई। अगर मैं बिना F2 की या बिना डबल क्लिक बैकस्पेस दबाता हूँ ना, तो फिर वो पूरा डिलीट हो जाएगा। मैंने एस्केप कर दिया, कैंसिल कर दिया, F2 दबाया, बैकस्पेस, फिर से टैब दबाया। अब नेक्स्ट सेल के लिए टैब किया, और जैसे मैंने यहाँ पे ना हिंदी भी 2 बार लिख दिया, और टेक्स्ट मेरा अभी रनिंग है, मैंने अभी डन नहीं किया, मैं नेक्स्ट सेल पे नहीं गया। डन ये तब होता जब मैं नेक्स्ट सेल पे चला जाता, अभी टेक्स्ट मेरा रनिंग नहीं है।
अगर मेरे को हिंदी की जगह इंग्लिश लिखना है, एस्केप दबा दो, कैंसिल हो जाएगा वो सब। टेक्स्ट कट हो गया सर। अगर मैंने यहाँ पर टाइप करके टैब दबा दिया होता, फिर हमें अब इसको कैंसिल करना है, हिंदी की जगह इंग्लिश। तो पहले तो शिफ्ट आप करके पीछे गए, अब इसमें इंग्लिश लिखना है, तो अब मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, सीधा इसको ओवरराइट कर दूंगा, सीधा टाइप कर दूँ इसके ऊपर पहले वाला कंटेंट डिलीट। फिर मैंने लिखा टोटल और फिर एवरेज, देन मैक्सिमम और मिनिमम और एंटर दबा दिया। अब यहाँ पे ना बीच में हम लोग एरर दबा दिया था यूज करते हुए, ठीक है, तो इस वजह से एंटर दबाते हुए कोई साइंस के नीचे आ रहा है। मेरे पास स्टार्टिंग सेल पे जाना है, जब भी आप नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए ना टैब शिफ्ट टैब फॉलो लेते हैं ना, तो एंटर करने पर नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग पे जाएंगे। अगर आप नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए एरो कीज का यूज करके फिर एंटर करोगे ना, तो जहाँ से एंटर किया आपने उसी के नीचे आ जाएगा। फिर वैसे में अब लाइन के स्टार्टिंग पे जाना तो होम दबा दो फिर से। अब मैंने नाम लिखा मार्क्स दे दी, टोटल निकाल, तो टोटल निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और एक्सेल में जितने भी फॉर्मूलास होते हैं वो सभी स्टार्टिंग विद इक्वल टू से होते हैं। अब मैंने इक्वल टू लगाया यहाँ पर। अब किसका टोटल निकालना है, पाँचों का। अब एक तो होता है कि सेल बाय सेल मेथड से टोटल निकालना, इसमें आपको इंडिविजुअली सभी सेल का एड्रेस लिखना पड़ेगा। अब जैसे फर्स्ट वैल्यू है जो हमारी 87 है। अब एक्सेल में आपको पता ही है कि हम कभी भी कोई भी कैलकुलेशन जब करते हैं ना, जिन भी वैल्यूज, जिन भी नंबर्स के ऊपर, फिगर्स के ऊपर, तो हम फिगर्स को नहीं उठाते, जिस सेल में हमारा फिगर डेटा है उस सेल का एड्रेस उठाया जाता है। जैसे आप कैलकुलेटर में अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हो तो वैल्यूज को टाइप करेंगे कि 87 + 65 इज, बट हम यहाँ पर 87 को नहीं, इस सेल में वैल्यू है, यानी कि कॉलम का नेम क्या है, बी, रो नेम 2, तो सेल का एड्रेस उठाएंगे। चाहे तो टाइप कर दो कीबोर्ड से B2, फिर प्लस में सेकंड वैल्यू 65 है, बट हमें तो सेल का एड्रेस लिखना है। और टाइप करने की बजाय आप क्लिक भी कर सकते हो सेल पर, सेल एड्रेस आ जाएगा। फिर D2 पे क्लिक करा मैंने माउस से, फिर प्लस में थर्ड सेल, फिर प्लस में फोर्थ सेल, प्लस में फिफ्थ, पांचों ले लिए, टैब दबा दिया, एंटर नहीं दबा रहा, एंटर से तो नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग पे आएगा। टैब दबा रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे भी तो फॉर्मूला लगाना है। अभी तो मैंने टोटल के लिए सिंपल बेसिक मेथड यूज किया है। अगर आपने फॉर्मूला चेक करना हो तो डबल क्लिक कर सकते हो या F2। और एक चीज और ये भी ध्यान रखना, अगर आप किसी सेल में एडिटिंग कर रहे हो, किसी भी फॉर्मूला सेल में एडिटिंग कर रहे हो, डबल क्लिक करके जब हम करते हैं ना एडिटिंग, और उसके बाद वापस एग्जिट होने के लिए अगर आपने बाहर क्लिक किया माउस से, तो देखो क्लिक करते देख लो क्या हो रहा है, उस सेल का एड्रेस भी उठा लिया बीच में। और ऐसा कब उठाता है, जब कर्सर सेल रेंज के स्टार्टिंग पे होता है। जैसे सेल रेंज है C2 B2, अब कर्सर C के स्टार्टिंग में, तो क्लिक करने पर उठाएगा। अगर कर्सर इसके बाद में होता है फिर नहीं उठाएगा, फिर आप क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज सेल से बाहर जाना हो तो एस्केप दबा दो। अगर आप किसी सेल में एडिटिंग कर रहे हो और बिना चेंजेस के अगर आपको बाहर आना है ना सेल से, तो एस्केप दबा देना, चाहे एंटर दबा देना, बट एंटर तब दबाना होता है हमें जब चेंजेस करने हो, ठीक है। और फिर आता है दूसरा मेथड, यूजिंग बाय सम फंक्शन। इस पैटर्न को बोलते हैं सेल बाय सेल मेथड। अब सेकंड मेथड होगा हमारा यूजिंग बाय सम। क्या होता है कि अगर हमारे पास सेल रेंज 5 के बजाय 10-12 सेल की होती और फिर हम प्लस कर दे एक एक करके सभी सेल्स के अंदर, तब फॉर्मूला ही बहुत लेंथी हो जाता है। अब मैंने लिखा इक्वल टू सम, अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अब टोटल निकाल रहे हैं यूजिंग बाय सम फंक्शन की हेल्प से। अब सम एक ऐसा फंक्शन है जिसका यूज हम टोटल निकालने के लिए सिर्फ तभी करेंगे जब टोटल के अंदर कैलकुलेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन करना होगा, यानी कि वैल्यूज को आपस में सिर्फ प्लस करना होगा। और उसके बाद अब यहाँ पे ना डेफिनेशन भी दिखाता है किसी फंक्शन को लिखने पर, और किसी भी फंक्शन नेम के बाद ब्रैकेट भी जरूर लगती है। किसी भी फॉर्मूला को लगाते दौरान बीच में स्पेस का यूज कहीं पे भी नहीं होगा। फॉर्मूला चाहे स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर कैसे भी लिख सकते हो आप। और जब भी हम ब्रैकेट लगाते हैं ना, जैसे शिफ्ट के साथ मैंने 9 दबाया, ब्रैकेट लग गई। अब मेरे को यहाँ पे टोटल निकालना है पांचों सेल्स का। अब मैं पांचों को नहीं टाइप करूंगा, कहाँ से कहाँ तक टोटल करना है। अब हम सिर्फ 2 ही सेल का एड्रेस लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट, कि किस किस का टोटल करना है। अब टोटल करना है हमें पांचों का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी किसी रेंज को स्पेसिफाई करना हो, डिफाइन करना हो,
तो फर्स्ट और लास्ट सेल का एड्रेस लिखा, मैंने फर्स्ट का एड्रेस लिखा B2 और फिर कोलन का साइन लगाकर लास्ट सेल पे क्लिक कर दो और लास्ट में ब्रैकेट बंद करी, एंटर दबा दिया, टोटल हो गया। अब ये सेकंड मेथड था, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैंने इक्वल टू सम लिखा और आगे ब्रैकेट लगाने के लिए ना आप टैब बटन दबा सकते हो, बजाय शिफ्ट के साथ लगाने के लिए सीधा टैब बटन दबाओ, ब्रैकेट लग गई, काम आसान करने के लिए। अब उसके बाद मेरे को इन पांचों का टोटल करना है, तो मैं रेंज को टाइप नहीं करूंगा अब इस बारी। एक और आसान तरीका, सीधा सिलेक्ट कर लो आप। जैसे मैंने माउस से सिलेक्शन की पांचों सेल की, अब इसमें देखो रेंज अपने आप लिखी आ गई। अब बीच में प्लस का साइन मत लगा देना, नहीं तो सिर्फ B2 और F2 का टोटल होकर आ जाएगा। जब भी हमें बीच के भी सेल्स को कवर करना होता है तो कोलन का साइन और लास्ट में ब्रैकेट, चाहे बंद करें चाहे ना करें हम, इट डजेंट मैटर, फॉर्मूले के अंदर एंटर करने पर या टैब दबाने पर अपने आप लग जाती है ब्रैकेट। फिर आता है एवरेज। अब एवरेज के लिए हम एवरेज के नाम से फंक्शन लगाएंगे। टाइप कर रहा हूँ एवरेज, टैब की प्रेस कर रहा हूँ। जब भी किसी फंक्शन की हेल्प से अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, मैंने लिखा इक्वल टू एवरेज, अभी मैं टाइप कर रहा हूँ, नीचे देखो एवरेज फंक्शन अभी सिलेक्टेड शो नहीं कर रहा, ई लिखा, आर लिखा, अब देखो सिलेक्टेड है। कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं कि जल्दी जल्दी में ना एवरेज फंक्शन पे टैब कर देते हैं, तो ये आप मिस्टेक ना हो। एवर लिखने पर अब मैं टैब बटन दबाता हूँ, पूरा टाइप भी नहीं करना पड़ा, ब्रैकेट भी नहीं लिखनी पड़ी, सिलेक्ट करो बस, टैब दबा दो, खाली एवरेज आ गई। और फिर आता है क्वेश्चन अगर आ जाए कि फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज ऑफ गिवन सेल्स, तो एक फंक्शन होता है मैक्स, बोलते मैक्सिमम है, लिखा मैक्स जाता है इसको, और जब फंक्शन टाइप करते हैं डेफिनेशन तो इसकी भी दिखा रहा है, रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू। अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड द लार्जेस्ट, हाईएस्ट या मैक्सिमम, तीनों केसेस में मैक्स यूज होगा। हाईएस्ट, लार्जेस्ट या मैक्सिमम आ जाए तो मैक्स। अब मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ और उसके बाद सिलेक्शन कर ली मैंने, टैब दबा दिया, मैक्सिमम आ गया। लोएस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है मिन फंक्शन। टाइप कर रहा हूँ, टैब बटन प्रेस करा मैंने, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, डेफिनेशन में भी चेक कर सकते हैं, ब्रैकेट लगाते ही डेफिनेशन हट जाएगी, फिर इसमें पैटर्न दिखा देगा हमें कि कैसे अप्लाई करना है, रेंज को दे दो आप सीधा, एंटर कर दिया, लोएस्ट वैल्यू आ गई। इसी का एक सिमिलर पॉइंट आता है, एक और दिखाता हूँ। मुझे यहाँ पर ना एक सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, अभी पिछले साल एक एग्जाम में आ रखा था। अगर क्वेश्चन में कह दे कि फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू, अगर ओनली लार्जेस्ट कहता है तब आपको मैक्स या मिन का यूज करना पड़ सकता है, तब तो यही वाला यूज होगा। बट साथ में जब कंडीशन रख देता है कि लार्जेस्ट तो निकालनी है बट सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट, या कहते कि थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो इक्वल टू लार्ज फंक्शन टाइप करेंगे, टैब दबा दो। टैब दबाने के बाद ना अब आपको सिलेक्शन कर लेनी है रेंज की बस, उसके बाद कोमा लगा के नंबर फॉर्म भी अप्लाई करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा किस रेंज में क्या फाइंड करना है, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू, तो कोमा लगा के यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, ब्रैकेट क्लोज, टैप कर दो। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इक्वल टू लार्ज फंक्शन और रेंज देकर डेटा एरे की, कोमा में 2 लिख दिया, टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट, और इसी का ही अपोजिट, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट, तो स्मॉल फंक्शन का यूज कर देंगे। इसमें भी मैंने रेंज दे दी, कोमा में 3, थर्ड लार्जेस्ट के लिए आ जाएगा इसके अंदर। अब सबसे छोटी 34, फिर 54, देन 56 और सबसे बड़ी वैल्यू 87 इसके अंदर है, और उसके बाद 87 के बाद सेकंड हाईएस्ट वैल्यू 65 है, तो यहाँ पे 65 आता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसके बाद में आता है। अब हमें ना यहाँ पर एक इफ कंडीशन भी लगानी है। अब इफ कंडीशन निकालने के लिए हमें यहाँ पर ना एक ग्रेड हेडिंग बना दी। कई बार हेडिंग ग्रेड की बजाय ऐसे भी हो सकती है कि क्वेश्चन में अगर क्या देना कि कैलकुलेट द पास फेल,
और हेडिंग का नाम नहीं बता रखा, तो आप उसका जो हेडिंग टाइटल है वो आप ऐसे लिख सकते हो, पास फेल। सीजीएल में जब प्रैक्टिकल होता था ना, सीपीटी एग्जाम 3 साल पहले तक, अब पिछले 3 साल से सीपीटी एग्जाम जो सीजीएल में है, वो 20 क्वेश्चन कर दिया एमसीक्यू, पहले प्रैक्टिकल होता था, तो उसमें ऐसी हेडिंग आई थी। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने सिर्फ ग्रेड ही लिखा, हमें ग्रेड निकालनी है कि जिन भी बच्चों के मार्क्स टोटल में 300 से अबव है, तो आंसर में यहाँ पर पास लिखा हुआ जाए, अदरवाइज फेल। तो उसके लिए मैं 2-3 एंट्रीज और कर लेता हूँ। अब सेल एडिटिंग के लिए मैंने यहाँ पर F2 बटन प्रेस किया और यहाँ पर अब मेरे को ना अब सेम फॉर्मूला सभी में अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला तो सिर्फ हम एक ही बार ही अप्लाई करते हैं, उसके बाद कॉर्नर पे पॉइंटर ले जाकर इसको आप ड्रैग भी कर सकते हो, मैं अनडू कर रहा हूँ Ctrl+Z, या फिर कॉर्नर पे जब आपको ब्लैक कलर का प्लस पॉइंट शो होगा ना, ये जब आप किसी सेल पे क्लिक करते हो ना, ये जो डार्क कलर की जो ब्लैक कलर की वाइड बॉर्डर देखने को मिल रही है, इस बॉर्डर को बोलता है फिल हैंडल। तो इस फिल हैंडल के कॉर्नर पे ले जाकर डबल क्लिक भी कर सकते हो टू ऑटो फिल, सभी का नीचे फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी का टोटल आ गया। अब मुझे ग्रेड कैलकुलेट करनी है कि जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स टोटल में 300 से अबव है, तो आंसर में पास, अदरवाइज फेल। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाने के लिए इफ फंक्शन का यूज करेंगे। अब इफ का मतलब क्या होता है, अगर या फिर यदि भी कहते हैं। अब जहां पर भी इफ आया मतलब वहां पे कोई ना कोई कंडीशन क्रिएट हो रही है। टैब प्रेस करा मैंने। अब इसके अंदर आपसे ना टोटल 3 चीजें पूछेगा यहाँ पे। पहला होता है लॉजिकल टेस्ट, फिर कोमा में वैल्यू ट्रू, कोमा में फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम सबसे पहले उस सेल का एड्रेस लिखते हैं जिसमें हमने वैल्यू को टेस्ट कराना है। अब यहाँ पे टेस्ट क्या कराना चाह रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको वर्बली ये बताया था कि जिन भी बच्चों के मार्क्स टोटल में 300 से ज्यादा है, अब यानी कि टेस्ट क्या करा रहे हैं, वैल्यू किसके अंदर, टोटल में। तो लॉजिकल टेस्ट में ध्यान रखना, सबसे पहले हम उस सेल का एड्रेस लिखते हैं जिसमें वैल्यू को टेस्ट करा रहे हैं। तो वैल्यू यहाँ पे टेस्ट कराई जा रही है टोटल में, तो यानी टोटल का एड्रेस क्या है, फिर G2, तो हमने G2 लिख दिया। अब G2 में क्या हो, वैल्यू अगर ज्यादा हो, कितने से, ग्रेटर देन का साइन लगा दो। अब कितने से ज्यादा पे कंडीशन सेट करनी है, 300, टाइप कर देंगे 300 कि अगर ट्रू हो तो। अब यहाँ पे हमने टेस्ट कराई कंडीशन इफ, अगर जो चीज मैंने वर्बली बोली थी ना वही आज लिखवा दिया आपको, पढ़ा तो अभी पूरी कंडीशन। इफ का मतलब अगर टोटल में यानी कि G2 के अंदर G2 टाइप कर दिया, ज्यादा है वैल्यू, ज्यादा है तो लिखता है ग्रेटर देन साइन। कितने से अबव पे कंडीशन सेट करनी है वो तो हमें मालूम होगा, एग्जाम में ये स्पेसिफाई की जाती है कि कितने से अबव टाइप कर देंगे, उतना 300 ले लिया। लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद कोमा लगा के अब कंडीशन तो टेस्ट करा नहीं चलो, और अब अगर कंडीशन टेस्ट कराने पे अगर आंसर ट्रू हो जाता है, यानी कि वैल्यू इतने से अबव मिल जाती है, तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू होती है टेस्ट करने पर, तो आंसर में क्या प्रिंट कराना है, हम चाहते हैं पास लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पे ना शिफ्ट के साथ ये डबल इन्वर्टेड का जो कोमा है ऊपर, कोट का साइन, डबल कोट का, इसको प्रेस करना है। तो कई स्टूडेंट्स ना इसको नीचे वाले सिंगल कोट को 2 बार टाइप कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा, उठाएगा ही नहीं, फॉर्मूला डन ही नहीं होएगा, एंटर ही नहीं होएगा। शिफ्ट के साथ डबल कोट का साइन, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया पास, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दिया मैंने, दोनों साइड लगेगा ऊपर पास के लिए। और फिर अब ये तो हमारा ट्रू पार्ट कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पास। अब जरूरी तो नहीं कि सभी के सभी पास हो, या हो भी सकता है जो एग्जाम में जो डेटा दिया हो कि उसमें आपको सारे पास वाले, बट हमें तो यहाँ पर इसलिए मैंने एक फेल और बाकी पास कर दिए। कोमा में क्या होगी अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, ट्रू कब नहीं होगी, जब वो टेस्ट करेगा वैल्यू को क्या 300 से अबव है, और अगर नहीं है तो इन दैट केस क्या हो, डबल कोट्स में ही यही पर फेल लिख देंगे। अब आंसर तो दोनों का ही प्रिंट करना पड़ेगा, चाहे वो पास हो चाहे ना हो, आंसर दोनों का प्रिंट करना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर बच्चा पास है तो रिजल्ट आ जाए, अदरवाइज नहीं ना।
तो कंडीशन तो दोनों की कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये हमारा फॉल्स पार्ट था, ब्रैकेट बंद, एंटर कर दिया, आंसर आ गया। अब मैं इसको कॉर्नर से डबल क्लिक कर रहा हूँ, ब्लैक प्लस आते ही हो गया। और एक चीज का और भी ध्यान रखना, जब भी कोई रिकॉर्ड आप क्रिएट करते हैं ना, किसी भी टेबल डेटा पे ना आपको बॉर्डर जरूर देने होते हैं, मैंडेटरी है, जब देख का ये चना है। अब मुझे इस टेबल में बॉर्डर देनी है, ये वाली जो बॉर्डर दिख रही है इनको ग्रिड लाइंस कहते हैं, ये प्रिंट में नहीं आएगी। इसके लिए आप अपना प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो, कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू की एक कमांड होती है। इसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करके ना पेज के ऊपर कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप कर देना थोड़ा सा, ताकि आपका पेज आपको थोड़ा जूम करके दिखा दे। अब इसमें देख सकते हो बॉर्डर नहीं है। अब वापस अपनी मेन स्क्रीन पर एक्सेल शीट पे जाना हो, चाहे तो आप ऊपर से फाइल ऑप्शन पे क्लिक करो या कीबोर्ड से एस्केप दबा दो, मेन स्क्रीन पे वापस आ जाए। अब इसको बॉर्डर देने के लिए ना, अब स्टार्टिंग पे माउस ले जाओ, व्हाइट कलर का प्लस होना चाहिए सिलेक्शन के टाइम पर माउस आपका। जब ड्रैग करना होता है ना, तो वो कॉर्नर से किया जाता है। सिलेक्शन के लिए व्हाइट कलर का प्लस होना चाहिए सेल के अंदर, और क्लिक दबा के सिलेक्शन एक तो ऐसे करें, या फिर किसी भी सिंगल सेल पे क्लिक करके टेबल के बीच में कहीं भी क्लिक करो और कंट्रोल ए दबा दो, पूरी डेटा टेबल सेलेक्ट कर दो। इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर ऑप्शन में जाकर ऑल बॉर्डर कर देना, ऑल बॉर्डर आ गया। अभी 5-6 महीने पहले एक CSIR का एग्जाम हुआ था CPT में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर के लिए, जिसमें काफी बड़ी सिलेक्शन भी गई थी हमारे सेंटर से। और अगर बात करें कि वहां पर अब बॉर्डर का ना एक ऑप्शन आ रहा था, वो क्या था, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जैसे पूरे टेबल को, बॉर्डर ऑप्शन पे जा रहा है। अब उसमें बोला था कि थिक बॉर्डर भी देना है, अप्लाई थिक बॉर्डर अराउंड ऑफ टेबल, यानी कि टेबल के अराउंड चारों तरफ हमें ना एक थिक बॉर्डर भी देना है। तो ये ऑप्शन दे रखा है, तो इसका मैंने क्लिक करा, जैसे ही क्लिक करते ही अब इसके अंदर देखो यहाँ पर इसके अराउंड एक बॉर्डर आ गया, हैवी बॉर्डर देख सकते हो। मैंने वापस सिलेक्शन करी, इसी में नॉर्मल करनी है तो वापस ऑल कर देंगे, एक जैसी होगी सभी को। इसके बाद अब मैंने फर्स्ट रो को सिलेक्ट करना, बोल्ड कर दिया। आप करने के लिए यहाँ इटैलिक करना है। इटैलिक के 3 नाम होते हैं एग्जाम के अंदर, 3 कीवर्ड होता है टोटल, एक इटैलिक और एक इसकी डेफिनेशन पे देख सकते हो इटैलिसाइज। तीसरा नाम होता है ओब्लिक, जैसे ओब्लिक का साइन आपने देखा होगा ना, स्लैश वाला, ये वाला टेढ़ा होता है, तिरछा टैपर होता है। तो इटैलिक में भी तो टेक्स्ट टेढ़ा ही होता है, तो इसलिए इसको ओब्लिक भी कहते हैं। और कुछ एग्जाम वर्जन में इटैलिक की जगह ओब्लिक भी लिखा होता है। यहाँ पर कुछ वर्जन ऐसे हैं जिसमें ओब्लिक लिखा भी आता है। तो ये 3 नाम होता है इटैलिक का, आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में ओब्लिक आ रहा है, और MS वर्ड में ओब्लिक बहुत बार आता है, और CSIR के एग्जाम में भी ओब्लिक लिखा हुआ है ऑप्शन पे। और फिर आता है अंडरलाइन, क्लिक करने पर अंडरलाइन कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जिस पर भी आप देना चाह रहे हैं, एंड अगेन क्लिक, और ऑप्शन में जाके आप डबल भी दे सकते हैं। इसके बाद आता है, मैंने इटैलिक हटा दिया, और फिर आता है ऑप्शन का नेम है फिल कलर। अगर क्वेश्चन में कहता है कि चेंज द बैकग्राउंड कलर, चेंज द बैकग्राउंड कलर कह दे, या फिर कह दे फिल कलर इन रो 1 सेल्स, फिल कलर आ जाए, बैकग्राउंड कलर कह दे, या फिर कह दे शेडिंग कह दे, गिव शेडिंग टू द सेल्स, या फिर कह दे इसके अंदर एक कलर द बैकग्राउंड इन रो 1, यानी कि बैकग्राउंड के अंदर कलरिंग करनी है आपको, तो इसी एक ही ऑप्शन का यूज होगा। 3 कीवर्ड होते हैं इसके लिए, कौन कौन से माउस लेके जा रहा हूँ, एक तो फिल कलर, बैकग्राउंड कलर, सेल कलर, और एक नाम और भी होता है शेडिंग। टोटल 4 नाम है यहाँ पर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिल कलर तो इस ऑप्शन का नेम दिखा रहा है, एक बैकग्राउंड वर्ड भी मिल रहा है बीच में, सेल वर्ड भी मिल रहा है, 3 नाम तो यही हो गए, चौथा नाम होता है शेडिंग। तो ये 4 नाम होते हैं इसके अंदर, इसी एक ही टाइटल के। क्लिक कर दिया, बैकग्राउंड में कलर आ गया। फिर आता है फॉन्ट कलर देना। अगर कहते चेंज द फॉन्ट कलर, डेफिनेशन भी पढ़ लेना, कह रहा है चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ फॉन्ट। यहाँ पर तो ये भी जैसे अगर बैकग्राउंड कलर है एक्स्ट्रा डार्क दे देंगे तो ब्लैक आ जाएगा इसमें। एक्स्ट्रा डार्क हम
इसलिए नहीं देते हैं इस तरह का, मतलब कोई एक ऐसा कलर हमें देना था जो एटलीस्ट विजिबल भी हो। एग्जाम में कभी भी कुछ ऐसा होता है तो कुछ ना कुछ आपको मतलब परफेक्ट ही मिलता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको टेक्स्ट की विजिबिलिटी ना दे। और अगर डार्क कलर करते भी हो ना तो यहाँ पर देख सकते हो उसके अंदर डाउन होती जाएगी फिर उसकी। अब इसके साथ इसकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, ये चीज़ का फर्क है। और फिर आता है फ़ॉन्ट कलर भी है। नॉर्मल करने के लिए आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, अदरवाइज इनके नाम भी आपको शो हो जाता है कि कौन सा कलर है, जैसे ब्लू दिखा है। नॉर्मल के लिए आप ऑटोमेटिक यूज़ कर सकते हैं, और शेडिंग में नो फिल हटाने के लिए। और किसी भी फ़ॉन्ट का साइज़ जब हमें चेंज करना होता है ना, एक तो होता है कि हम टेबल डेटा या फिर उस कंटेंट को सिलेक्ट करके, डिफ़ॉल्ट होता है 11 पॉइंट। आप इसके अंदर लिस्ट पे एरो पे क्लिक करो, चूज़ कर सकते हो कितना साइज़ देना है, कि 16 कर दिया। अगर कोई एक ऐसा साइज देना जो लिस्ट में अवेलेबल ही ना हो, तो उसके लिए आप इसमें सिंगल क्लिक करो और सीधा ही टाइप कर दो, मैंने 13 लिखकर एंटर कर दिया, 13 हो गया। और इन दो आइकन से भी इंक्रीज कर सकते हो, पर इन दो आइकन से वही साइज आपको अप्लाई करके दिखाएगा जो उसके लिस्ट में अवेलेबल है। क्लिक बाय क्लिक मैं क्लिक कर रहा हूँ, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। मैं जो आपको अभी स्क्रीन पर वर्जन दिखा के कर रहा हूँ ना, जिस वर्जन में, ये 2010 वर्जन है, और मोस्टली 2010 या 7 ही वर्जन आता है एग्जाम के अंदर, और मोस्टली 10 ही मिलता है सर। और फिर आता है साइड पर, यहाँ पर एक फ़ॉन्ट का नेम भी दिखा रखा है, कैलिबरी, जो कि एक डिफ़ॉल्ट नेम होता है फ़ॉन्ट का। अब इस फ़ॉन्ट ऑप्शन को ना फ़ॉन्ट फेस भी कहते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली भी बोलते हैं। डेफिनेशन में फ़ॉन्ट फेस आ रहा है, कुछ वर्जन में फ़ॉन्ट फैमिली लिखा हुआ मिलता है तो कुछ में फेस, पर हमें सारे कीवर्ड पता होने चाहिए कि फ़ॉन्ट फेस या फैमिली का मतलब राइटिंग स्टाइल होता है एक तरह का, जहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट का नाम बदल सकते हैं। ठीक है, इनमें से आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है, बट हमें यहाँ पे ना फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी फ़ॉन्ट कहता है आप उस पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, देन इस पे सिंगल क्लिक करके ना आप उस फ़ॉन्ट को सीधा टाइप कर दो, जो भी लिखना है। मैं टाइम्स न्यू रोमन दे रहा हूँ, जैसे अब मैं टी लिखता हूँ, टाउमा फ़ॉन्ट आ रहा है, आई लगाया आगे, अब टाइम्स न्यू रोमन दिखा रहा है मेरे को, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एंटर दबा दो, चेंज हो गया फ़ॉन्ट का नेम। मैं अंडू कर रहा हूँ। अब एक दो बारी ऐसा भी देखने को मिला कि कुछ ऐसे वर्ड भी आ चुके हैं जो फ़ॉन्ट की लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं होते। मैंने इसमें क्लिक करा, ठीक है, जैसे अगर मेरे को यहाँ पे कमल नाम लिखना है फ़ॉन्ट का नेम, कि अब ये कौन सा होता है, ये तो कभी पढ़ा नहीं। अब नाम कोई भी लिख सकते हो आप अपना, तो यहाँ पे मैंने कमल लिखा, नहीं आ रहा, लिस्ट में भी नहीं मिलेगा, पर मैं एंटर दबाऊंगा ना, अब ध्यान से देखना फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा एंटर दबाने पर। और कई बार आपसे यस नो करने के लिए भी कहेगा एंटर करने के बाद, कि इस नाम से फ़ॉन्ट है नहीं इसके अंदर, तो उसमें यस कर देना, एंटर करते ही या इस करते ही वो तब भी चेंज कर देगा। अब ऊपर देख सकते हो, ऊपर कमल लिखा हुआ आ चुका है। मैं अंडू कर देता हूँ वापस, इस तरीके से। देखो ये बताऊँ, जैसे ये मैंने ना टेबल बना दी है, ठीक है। अब ये ऊपर वाली अलाइनमेंट जो है ना इसकी लेफ्ट पे है, हाँ जी, और जो इनकी है ना नीचे वालों की, जो मैंने, ये वाली हाँ, वैल्यूज इनकी इस राइट राइट पे है, तो ये ऐसी होनी चाहिए या चेंज भी करना होता है इनको? बताते हैं। जितना भी न्यूमेरिकल डेटाज होता है, आपने मैथ्स भी पढ़ा होगा +1 2 के अंदर, अगर आप अकाउंट साइड से हैं, और अगर आपने तब स्कूल टाइम पर नंबर्स को अगर इधर उधर उनकी अलाइनमेंट सेट नहीं करके लिखी है ना, अगर राइट से इक्वल नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलते होंगे। तो वैल्यूज हमेशा राइट से इक्वल इसलिए होती है क्योंकि कैलकुलेशन राइट से पढ़ी जाती है, कैलकुलेशन राइट से की जाती है, दैट्स व्हाई। अगर आपके पास डिजिट्स हैं, मैंने इसमें 3 डिजिट लिख दिए, अगर मैं यहाँ पे ना 15-20 सेल के अंदर वैल्यू लिख देता हूँ, किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है, अब आप इनके अंदर प्लस करते जाओगे। अब ऐसे कैसे याद रहेगा कि पहले कितनी करी थी, पहले 1 हो गई थी या 2 हो गई थी, कि अगर इसमें से कुछ में मैं लेफ्ट कर देता हूँ, कुछ राइट छोड़ दिया तो कुछ में सेंटर, ऐसे तो याद नहीं रहेगा ना। मिस अलाइनमेंट होगी तो फिर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएंगी, टोटल मैच नहीं करेगा बहुत बार, तो इसलिए राइट से की जाती है, राइट से भी है। और बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में होती ही राइट से है। न्यूमेरिकल्स की अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट राइट में ही होती है, और अल्फ़ाबेटिकल कंटेंट की टेक्स्ट की हमेशा लेफ्ट में रहती और बोलना कि उन्होंने बोला कि वर्ड से हमको एक्सेल शीट करनी है, तो वहाँ पे ऑप्शन, तो पूरा एक्सेल में ही काम करेगा सेम टू सेम।
इसके बाद आता है यहाँ पर हमें ना इन सभी कॉलम्स की विड्थ एक्सपेंड करनी है। अगर क्वेश्चन में यूं कहते कि इंक्रीज द कॉलम विड्थ या चेंज द कॉलम विड्थ ऑफ ऑल कॉलम्स आर 12 पॉइंट, हमें सभी कॉलम्स की विड्थ 12 पॉइंट करनी है या 20 पॉइंट करनी है। सबसे पहले तो सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अब पूरी टेबल की कह रहा है या फिर फर्स्ट कॉलम की या फर्स्ट टू को मैंने इकट्ठा सिलेक्ट करना है, तो कॉलम के नेम पे क्लिक दबा के सेकंड तक ले जाऊंगा। मैंने 2 कॉलम की सिलेक्शन कर ली। फिर आता है कि आप इन दोनों की सिलेक्शन करने के बाद ना फॉर्मेट पे जाकर यहाँ से ऑप्शन है कॉलम विड्थ के नाम से क्लिक करो और इसमें वैल्यू एंटर कर दो। बाय डिफॉल्ट विड्थ होती है 8.43, हमने इसके अंदर कर दी 12। ओके करने के लिए एंटर दबा सकते हैं। देखो विड्थ बढ़ गई। एक तरीका वो भी था कि आप सिलेक्शन करने के बाद ना राइट क्लिक करो कॉलम के नेम पर, कॉलम का नेम जैसे ए या बी, राइट क्लिक करो सेम ऑप्शन यहाँ पर भी आएगा कॉलम विड्थ, आप इसमें वैल्यू एंटर कर दो। बट मैंने अभी ना नॉर्मल कर दी 8.43, ओके कर दिया। अब मुझे सेल के अंदर ना अगर यूं कहता, अगर क्वेश्चन में यूं कहता कि ऑटो फिट द टेबल या ऑटो एडजस्ट द टेबल कह दे ऑफ सेल्स एज रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब ये है कि जिस भी कॉलम में जो एक्सेस स्पेस बचा हुआ है ना ये सारा रिमूव कर दो। तो कैसे रिमूव करेंगे? सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट में ऑटो फिट का एक ऑप्शन होता है, और ये ऑप्शन जो होता है ना ऑटो फिट वाला ऑप्शन किसी भी सीपीटी एग्जाम में हमेशा सबसे लास्ट में दिया था। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ना कस्टमाइजेबल वाला, ये तो बीच में भी दे सकते हैं, पर ये ऑप्शन हमेशा सबसे लास्ट में आता है। अक्सर क्लिक करते ही जितनी सेल्स को रिक्वायर्ड है उतनी हो जाए, क्वेश्चन में आ जाए ऑटो फिट सेल्स या ऑटो फिट कॉलम विड्थ या ऑटो एडजस्ट द कॉलम्स विड्थ ऑफ सेल्स एज रिक्वायर्ड। इसका मतलब आपको फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट पे क्लिक कर देना है, और अगर कस्टमाइज करने के लिए बोला तो यहाँ से भी या राइट क्लिक करके भी। पर अभी मैं अंडू कर रहा हूँ वापस, और अब मैंने ना फर्स्ट सेल में जैसे डबल क्लिक करा स्टार्टिंग पे, यहाँ पर एक हेडिंग में थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। मैंने लिखा स्टूडेंट्स नेम। अब देखो हेडिंग बहुत बड़ी हो गई, टेक्स्ट हमारा सेल से बाहर जा रहा है, एंटर दबाते ही तो कट हो गया। अब इसको पूरा कैसे फिट करें बीच में? तो उसके लिए ना या तो उस कॉलम नेम की जो ये राइट वाली बॉर्डर है ना, इसके ऊपर जब आप पॉइंटर लेके जाएंगे टू साइडेड एरो पॉइंट आ, आप इस पे क्लिक दबा के इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दो। अभी तो एक वर्ड एडजस्ट हुआ है, पूरा करना है तो और खींच दो या फिर डबल क्लिक कर दो इसी पे, डबल क्लिक ऑन राइट बॉर्डर एज ऑफ कॉलम टू ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जब भी आपको किसी भी कॉलम की विड्थ ऑटो फिट करनी हो ना, अंडू कर दिया वापस कंट्रोल जेड से मैंने, तो कॉलम नेम की जो राइट बॉर्डर एजिस होती है उसके ऊपर माउस ले जाते टू साइडेड एरो आ रहा है, डबल क्लिक करते हैं तो ऑटो फिट हो गया। अब मैं चाहता हूँ मान लो ये नेम ना इसके स्टूडेंट के नीचे आ जाए, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़ी हो रही है। अब हमारा यही पॉइंट हम चाहते हैं कि इसको ऑटो फिट ना नहीं करना, हमें सिर्फ स्टूडेंट्स तक ऊपर वर्ड दिखाना है, और उसके आगे का जो सेकंड वाला वर्ड था ना नेम वर्ड, वो नीचे आ जाए लिखा हुआ, तो इस चीज को बोलते हैं रैप करना। इसके लिए ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, और हो सकता है कि आपको आपके वर्जन में आपके सिस्टम में रैप टेक्स्ट का नाम लिखा हुआ ना दिखा रहा हो, सिर्फ आइकन बना हुआ हो सकता है आपके। वो ऐसा इसलिए होता है कि सिस्टम रेजोल्यूशन का फर्क होता है। अगर आपका सिस्टम रेजोल्यूशन हाई हो रखे हैं तो आपको यहाँ पे नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हाई नहीं है तो लो है तो नाम लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे में तो हेडर फुटर ऑप्शन ही नहीं है, इंसर्ट पे जा रहा हूँ हेडर फुटर का ऑप्शन है ना यहाँ पर, जैसे अगर मैं अपने पीसी में स्क्रीन पर राइट क्लिक करके ऑप्शन आता है डिस्प्ले सेटिंग्स का, ये देख रहे हो यहाँ पर स्केल रेजोल्यूशन स्केल है जो मैंने थोड़े से बढ़ा दिए 125, कईयों में 150 भी दिखाते हैं 175 भी। अब इसको चेंज करने पर ना देखो आइकन्स बड़े हो गए। अब चेक करते हैं क्या मेरे वाले सिस्टम में हुआ। अब देख रहे हो आइकन्स, अब देखो कई सारे ऑप्शन हैं जो अंदर चले गए होंगे, बट मेरे वाले में 125 एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि स्क्रीन मेरी फुल वाइड में है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप की जो स्क्रीन है काफी वाइड लैपटॉप में है, वाइड स्क्रीन के अंदर है,
अगर मेरे पास इससे जो मेरा दूसरा है उसमें करता हूँ बिल्कुल और ज़्यादा एक्सपेंड भी कर तो सकता ऐसा होता है कि इस तरह के आइटम्स मिल जाते हैं मेरे को हूँ। तो अवेलेबल इसके अंदर ना मतलब अगर आपको मान के चलिए यहाँ पे हेडर फुटर नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पर ना इसी जगह पर आपको नियरेस्ट जैसे इक्वेशन के साथ में एरो है ना, तो उस पर क्लिक करने पर उसके अंदर ऑप्शन चले जाएंगे। और अगर हेडर फुटर नहीं दिखा रहा तो यहाँ पे ना से लिखा हुआ आएगा टेक्स्ट बॉक्स, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना इसके नीचे एरो आ जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। मतलब कोई भी ऑप्शन होता है मिलता है उसी जगह पर। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे फ़ॉन्ट का और पैराग्राफ का हाँ जी, अनलिमिटेड ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, मैंने जूम आउट करा अपनी स्क्रीन को। अब मैं यहाँ पे ना चाहता हूँ स्टूडेंट्स नेम में सेकंड वर्ड जो नेम वाला है वो नीचे रैप हो जाए। जैसे यहाँ पे कंडीशनल वर्ड ऊपर है और फॉर्मेटिंग वर्ड नीचे है, तो आप इस सेल पे क्लिक करके यहाँ से रैप टेक्स्ट ऑप्शन को ऑन कर दो। ऑन करते ही आप देख सकते हैं स्क्रीन पर रैप हो जाएगा टेक्स्ट, यानी कि जितना भी टेक्स्ट बाहर जा रहा था ना, कट रहा था हमारा, वो नीचे आ चुका है। और इसके अलावा यहाँ पर जो बाकी टेक्स्ट के अंदर इसका जो प्लेस है ना वो बॉटम में है टेक्स्ट के अलाइनमेंट का। अब इसमें देख रहे हो यहाँ पर आपने अभी तक अलाइनमेंट्स पढ़ी होंगी लेफ्ट, सेंटर या राइट। ये जो नीचे की ये 3 अलाइनमेंट है ना, 3 और भी ऊपर आपको दिखने में 6 है ये, बट एक्चुअल में ये 6 नहीं है, ये 3+3 नहीं है, ये 3x3 का काम करती है। ये 9 पोजीशन होती है टोटल। जैसे साइकिल होती है ना, गियर वाली साइकिल, उसमें आगे 3 गियर है, पीछे 7 दे के 7x3, तो वैसे ही सेम सिस्टम है यहाँ पे। हर एक के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे 3x3 9 चीजें हैं। अभी क्लियर करता हूँ कैसे। अब देखो नीचे की जो 3 है वो क्या काम करती है, या लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में। मैंने अभी लेफ्ट में ही रखा, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट की तो लेफ्ट ही होती है, मैंने लेफ्ट ही रख दिया। ऊपर की जो 3 अलाइनमेंट है ना वो होती है टॉप में, मिडल में या बॉटम में। अगर आपसे पूछा जाए टेक्स्ट लेफ्ट में है, सेंटर में या राइट में, बता सकते हैं। तो ये लेफ्ट में है ना, देखो सेल तो बिल्कुल लेफ्ट में हो रहा है। अगर देखो सेंटर में होता तो दोनों साइड गैप होता, राइट में होता तो खाली लेफ्ट में गैप बन जाएगा। मैंने वापस लेफ्ट किया। और सेल के अंदर ये जो डेटा लिखा हुआ है ये ऊपर है, बीच में या नीचे है, नीचे है ना, यानी कि यहाँ से देख सकते हो बॉटम अलाइनमेंट है। फिर बीच वाले को बोलते हैं मिडल, फिर होता है टॉप। अब देखो टॉप कर दिया, टॉप में, मिडल में, बॉटम में। अभी देखो बॉटम में है और लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में। देखो 3 पोजीशन ये होगी, नीचे भी। अब बॉटम के साथ भी इसको कंबाइन करेंगे, लेफ्ट सेंटर राइट, 3 पोजीशन ये होगी। फिर बीच में भी 3 है, लेफ्ट सेंटर राइट। फिर टॉप में भी तो 3 ही बनेंगे ना, टॉप में भी लेफ्ट, टॉप में भी सेंटर, टॉप में भी राइट। अगर बोला ना हो, हाँ जी, उन्होंने बोला कि इसको हमारा नेम नीचे आ जाना चाहिए, हाँ जी, रैप टेक्स्ट कर लो ऐसे छोड़ दो बेशक से उसको नीचे, अगले को ना छेड़े बाकी को। बिल्कुल छोड़ सकते हो। कहीं हम मान लो हम इसको ऊपर कर दें तो हमारा कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। अगर आपको अब जैसे क्वेश्चन है ना जो टास्क हमें दिए जाते हैं, जितना बोला उतना ही हमें करना तो उससे मतलब, अच्छा आपकी कहीं ना कहीं हमें नहीं मतलब। अब जैसे बॉर्डर होती है, बॉर्डर तो हमें देनी नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें खुद ही करनी है। डबल बॉर्डर लगाने वो हम लगा देंगे अलग से, हाँ जी, अगर बोलेगा बोलेगा तो। अदरवाइज नॉर्मल बॉर्डर अदरवाइज लगाना है। और अगर मेरे को बोला हो कि ये सारा काम है ना आपको 10th वाली रो से स्टार्ट करना है, हाँ जी, ऊपर आपका नेम वगैरह कुछ आना चाहिए, बाकी चीज़ें नीचे आएंगी। अभी पढ़ाता हूँ। एक पॉइंट ऑफ पहले छोटा सा इसी का ही पॉइंट क्लियर कर दूंगा अलाइनमेंट का भी, और बहुत सारे एग्जाम में। अब जैसा कि क्वेश्चन में मैंने अभी ये बताया कि ऊपर की जो 3 अलाइनमेंट है ना ये होती है वर्टिकल अलाइनमेंट, जो कि काम क्या करती है, टॉप, मिडल, बॉटम। नीचे की 3 अलाइनमेंट को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट। अब जैसे आप यहाँ पे आप बोल के देख सकते हो ये टेक्स्ट ऐसे वर्टिकली भी बीच में है और ऐसे हॉरिजॉन्टली भी। तो यहाँ पर हमें ना अब क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट एट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली एट द सेंटर। अभी ये ना तो वर्टिकली सेंटर में ना तो हॉरिजॉन्टली। अब नीचे के जो 3 ऑप्शन है ये ऐसे हो रहे हैं हॉरिजॉन्टली चेंज, तो यहाँ से तो हमने सेंटर करके हॉरिजॉन्टली कर दिया चेंज बीच में, और ऊपर से टॉप, मिडल, वर्टिकली भी तो बीच में कर दिया। और आपको ये जब भी पॉइंट एग्जाम में मिले ना आप यहाँ से करने की बजाय
अलाइनमेंट सेटिंग में जाना यहाँ कॉर्नर से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉलम्स के अंदर ना डिफरेंट अलाइनमेंट हो रखी होती है कई बार आपकी कुछ टेबल के अंदर, तो उसमें ना जब आप इन दोनों पे क्लिक कर भी दोगे ना, कुछ सेल में तो वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देगा और कुछ में छोड़ देगा वो। तो इसलिए हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ कॉर्नर से अलाइनमेंट सेटिंग पे क्लिक करा, यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है ना, देखो दोनों सेंटर है, तो फिर तो आप बेशक से इसको नीचे से ओके करो चाहे कैंसिल, क्योंकि इसका मतलब दोनों परफेक्ट है। अगर इन दोनों में से एक भी ऑप्शन में से एक भी सेल का डेटा सेंटर नहीं होता ना, जैसे एक आधे सेल की नॉर्मल कर लेता हूँ, अब देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में नहीं दिखा रहा, इसमें सेंटर दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये वाली तो हो रखी है ठीक, इसको भी सेंटर कर दो, ओके कर दिया। अब देखो ये वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में है। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम में सीपीटी में पॉइंट आया था पिछले साल जनवरी के अंदर, और अभी साल के एंड तक दोबारा से सीपीटी आने वाला है इसके अंदर दिल्ली पुलिस के लिए भी। और यहाँ पर उसमें पता क्या हुआ था, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन आया हुआ था, पहली बार आया था ये पॉइंट, आज तक नहीं आया था। और बहुत बार ऐसा हो चुका है कि मैंने कोई पॉइंट हर बार ऐड करे हों और पहली बार आया हो, और उनमें से की पॉइंट भी था। सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन जस्टिफाई कभी नहीं आया, जैसे एक्सेल के अंदर एग्जाम में, एमएस वर्ड में आता बट एक्सेल में यूज नहीं होता क्योंकि जस्टिफाई इसी वजह से। बट क्वेश्चन में दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम में सीपीटी में पिछले साल जनवरी में सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन बोला हुआ है, ओके कर दिया, काम वही कर रहा है, ये देख रहे हो आप, तभी कुछ खास फर्क नहीं मिलेगा आपको। इस तरीके से कुछ केसेस में डिफरेंट होता है, वो आपको तभी पता चलेगा जब डेटा कुछ डिफरेंट पैटर्न पर होती है। इसके अलावा फिर आता है हमारे पास, आपने क्वेश्चन अभी पुट किया था, क्या पूछा था आपने कि जो मेरा काम स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ जी, वो टाइम से स्टार्ट तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन यह कि जैसे आपको ना काफी बार एग्जाम में दिया होता है कि आपको ना टेबल अपनी ना स्टार्टिंग से ना बनाकर रो नंबर 11 से या 10 से या किसी भी सेल से आपको कह सकता है, बट आपका ध्यान नहीं गया उस पर, आपने तो शुरू में ही बना दिया। तो आप अपनी टेबल डेटा को ना सिलेक्ट करके यहाँ से कट करो कंट्रोल एक्स, और कौन से सेल पे मूव करने के लिए बोला उसने, अगर कह रहे हैं कि रो 3 से बनानी थी, रो नंबर 3 पे क्लिक करके पेस्ट कर दो। पर माइंड में एक सवाल ये भी आ रहा होता है बहुत सारे स्टूडेंट के, सर रो 3 पे तो हमारा काम हो रखा है, तो इसको कैसे करेंगे, कि क्या हम पहले नीचे पेस्ट करें और फिर इसको ऊपर पेस्ट करें? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप रो 3 पे क्लिक करके पेस्ट करोगे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी उसमें, वो परफेक्टली ही हो जाएगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रैक्टिकली। मैंने एक बार फिर से अंडू करा, इसमें अंडू का ऑप्शन सबसे ऊपर दिखाई देगा या कंट्रोल Z। मैंने फिर से इसी डेटा को क्या करा, कट करा सिलेक्ट करके, अगर आप चाहते हैं रो 10 में चाहिए तो 10 पे क्लिक करके पेस्ट कर दो, वो रो नंबर 10 पे मूव हो जाएगा। तरीके और भी होते हैं बहुत सारे, जैसे कि अगर मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करके सॉरी, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये टेबल ना रो नंबर 3 से बनानी है। रो 3 का मतलब इस टेबल के ऊपर 2 लाइनें खाली छोड़नी है मेरे को, तो इसकी टेबल की ना जो फर्स्ट रो है, आप उसके ऊपर राइट क्लिक करो, रो नेम के ऊपर ऑप्शन आएगा इंसर्ट का। अब ये तो एक रो ऐड हो रही है, एक बार और ले लो, रो इंसर्ट कर दो। बट अगर मेरे को यहाँ पर एक साथ चाहिए होती तो आप एक साथ पहले क्लिक दबा के 1 के ऊपर 2 को भी सिलेक्ट कर लो, 2 रो एक साथ इंसर्ट कर लो, फिर राइट क्लिक करके। मैं अंडू कर रहा हूँ। अगर आपको एक साथ 10 लाइनें छोड़नी हो, अगर क्या रखा हो क्वेश्चन में 11 नंबर रो से बनानी है आपको, जैसे अभी स्टार्टिंग से है, ठीक है, आप इस लाइन से लेकर 10 लाइन इकट्ठी सिलेक्ट कर लो और इनमें से किसी भी रो नेम पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करो, चाहे ऊपर भी ऑप्शन आता है यहाँ पर इंसर्ट के ही नाम से, सीधा इंसर्ट सेल्स कर दो, ऊपर देखो 10 लाइनें एक साथ ऐड या डिलीट करनी है तो डिलीट भी कर सकते हो। ऐसे सेम कॉलम के साथ भी होगा। अब ये रोज थी, ऐसे कॉलम भी है कि कॉलम बी से पहले 2 कॉलम चाहिए, तो बी और सी को इकट्ठा सिलेक्ट करके राइट क्लिक और इंसर्ट कर दो, ऐड हो जाएगा। वापस राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं आप।
अब मैंने यहाँ पर एक हाँ जी इसके बाद आता है, अब मैंने ना राइट क्लिक करा इस पर, डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया कॉलम। वापस लाना है हम अनडू कर सकते हैं। अब इसमें राइट क्लिक करके ऐड करना है, इंसर्ट, डिलीट करना है, डिलीट भी है, या कॉलम की विड्थ चेंज करनी है वो भी हो जाती है। और इसके बाद अब हमने जैसे ना अभी ग्रेड निकाली थी, अब ग्रेड की तरह एक होता है ग्रेस। ग्रेस में मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला फिर से लगाया इस कंडीशन का ही, कि अगर मार्क्स टोटल में ज़्यादा है, तो जैसा भी हमने डिस्कस किया था कि लॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले हम उस सेल का एड्रेस लिखते हैं जिसमें हमने वैल्यू टेस्ट करानी है। तो वैल्यू टेस्ट कराई जा रही है यहाँ पे टोटल में, तो टोटल का एड्रेस। अब टोटल में कितने से अबव वैल्यू, या हम चाहते हैं अगर वैल्यू इक्वल टू भी हो 300 के ही, तो कोमा लगा के वैल्यू इफ ट्रू। अब इस बार आपको क्या करवाना है ग्रेस के अंदर, हम चाहते हैं इस बार हमें ना कोई पास या फेल नहीं प्रिंट कराना, हमें कोई गुड या पुअर या पास या फेल नहीं प्रिंट कराना, हमें तो कैलकुलेशन करानी है। अब कैलकुलेशन किस टाइप की, ग्रेस, यानी कि एक्स्ट्रा मार्क्स प्रोवाइड कराने हैं किसको, जिन भी स्टूडेंट के नंबर 300 से ज्यादा ना उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। कितने एक्स्ट्रा, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ जाए। किसके अंदर बढ़ जाए, टोटल में ही। तो पहले टोटल का एड्रेस लिखेंगे, यानी जो चीज मैंने बोल के बताई अभी आपको वो ऐसे जैसे लिखनी भी है। अगर टोटल में, इफ अगर टोटल में यानी G2 में ज्यादा है, ग्रेटर देन या इक्वल टू भी है, इक्वल का साइन लगा के 300 कोमा में, वैल्यू इफ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या हो, टोटल में 20 नंबर प्लस हो जाए। सीधा 20 नहीं लिख सकते या प्लस 20 नहीं लिख सकते, किसके अंदर प्लस करना है, उसका एड्रेस, फिर प्लस में 20। ये होती है कंडीशन ट्रू होने पर कोमा में। अब जरूरी तो नहीं कि सभी के 300 से ज्यादा ही होंगे, जिनके कम होंगे उनके लिए क्या कंडीशन सेट करनी है, फॉल्स पार्ट में हम उस पार्ट को टाइप करेंगे जिनकी कंडीशन फॉल्स हो रही है। फॉल्स का मतलब यहाँ पे जिनकी 300 से कम है, यानी कि अदरवाइज क्या हो, उसमें तो हमने फेल लिख दिया था इन्वर्टेड कोमास में, और यहाँ पर एक चीज हमने इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाया क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब भी कोई नाम, कोई भी टेक्स्ट प्रिंट कराते हैं ना, तो कोड के साइन लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। और फिर अदरवाइज G2 में ही प्लस में हम चाहते हैं 5 नंबर बढ़ जाए। अब फॉर्मूला स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में ब्रैकेट बंद करें चाहे ना करें अपने आप लग जाएगी। और यहाँ पर एंटर करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 नंबर बढ़ गए इसके, क्योंकि 300 से कम थे। अब बाकियों में ज्यादा है तो देख सकते हैं 20 मार्क्स प्लस हो चुके हैं। इसमें फॉर्मूला देखना है, डबल क्लिक कर दो। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि पास फेल की बजाय गुड या पुअर, या हमने यहाँ ए कोमा में अदरवाइज बी आ जाए, तो एंटर करके आप इसको भी ड्रैग कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि ABC की बजाय न्यूमेरिकल में डेटा प्रिंट कराना है, जब भी अल्फाबेटिकल कंटेंट होता है ना टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है, अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा प्रिंट करा रहे हो इफ से, तो कोट्स लाइन लगेंगे साइन ऊपर। न्यूमेरिकल में प्रिंट कराते हो या फिर कैलकुलेशन कराते हो तो कोड के साइन मत लगाना। एंटर कर रहा हूँ। अब एंटर करने पर देख सकते हो सभी का आंसर आ चुका है, बट कई बार स्टूडेंट कहता है सर हमने तो ना कोड्स लगा दिए पर आंसर तो इसके ऊपर फिर भी प्रिंटिंग में आ रहा है 1 और 0। एंटर करते देखो वैल्यू आपकी कहाँ जा रही है, लेफ्ट में, लेफ्ट में जा रही है, मतलब आपने इसके ऊपर कोड लगाया और ये फॉर्मूला आपका गलत पड़ा जाएगा। अब इसको ना ये एज अ वैल्यू कंसीडर नहीं करेगा, अब टेक्स्ट कंसीडर करेगा। प्रूफ कर सकता हूँ कैसे, मैंने इक्वल टू सम करा, मुझे सारी वैल्यू प्लस करनी है, एंटर कर रहा हूँ, देखो रेंज दे चुका हूँ, आंसर में 0 आ रहा है क्योंकि ये तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। कोड का मतलब ही यहाँ पर ना वो उसको टेक्स्ट मान लेगा। अब मैं इसमें खाली 1 या 0 लिखता हूँ,
तो आप देख सकते हैं वहां पर टोटल नीचे दिखा रहा है अब इसके अंदर आंसर, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में प्रिंट करा मैंने। और अगर आप इसके अंदर क्या होता कि अगर एबीसी में ना प्रिंट कराते तो आंसर कुछ ऐसा आ जाता, आपका एरर आ जाता। और टेक्स्ट में कंपलसरी होती है ये चीज। ठीक है, मैंने अंडू कर दी, बट क्या सारी चीजें वापस पहले जैसे कर दी। जब भी न्यूमेरिकल कंटेंट हो या इस तरह की कैलकुलेशन तो कॉर्ड नहीं लगेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं कराना, 5 नंबर भी नहीं जोड़ने, फिर चाहे प्लस में 0 लिखो या खाली G2 लिख दो, यानी कि G2 में जो कुछ लिखा एज इट इज प्रिंट कर देगा। अब पिछले साल ना चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो एग्जाम हुआ था कलर का, उसके अंदर ना प्लस के बजाय पता क्या बोला था कि मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देना, माइनस कह रहा है माइनस लगा दो, डिवाइड कह रहा है डिवाइड लगा दो। वो तो कैलकुलेशन कोई भी कह सकता है, जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा एडिशन ही करने के लिए बोल देगा। एंटर कर देंगे आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर या जो भी हमने कंडीशन सेट की होगी उसके हिसाब से। इसके बाद आता है मैंने यहाँ पर लिखा है आइटम्स। हाँ जी, उन्होंने बोला कि सम का फॉर्मूला यूज करके ना आपको टोटल लग रहा है, हम ऑल इक्वल कर दें तो वो फॉर्मूला वो नहीं आएगा उससे। कहाँ किस जगह पे टोटल करना है इसके अंदर कर सकते हो। मुझे यहाँ पे ना टोटल निकालना है। दो मेथड पड़ा है, सेल बाय सेल मेथड, जिसमें D2 प्लस C2 D2 इंडिविजुअली एंट्रीज करी हमने। फिर सेकंड हमने किया यूजिंग बाय सम, टाइप करके किया फॉर्मूले को, इक्वल टू भी लिखा, सम भी लिखा, ब्रैकेट भी लगाई, फिर रेंज को भी सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। अब एक शॉर्टकट तरीका होता है, आपको यहाँ पे ना ऊपर एक समेशन का साइन हो रहा है सिग्मा वाला, आप इस पे क्लिक कर दो, या इसकी डेफिनेशन में शॉर्टकट की भी दिखा रहे हैं, या इस जगह पे माउस ले जाने पर ओल्ड प्लस इक्वल टू, इस पे क्लिक करो ओल्ड इक्वल। ऐसा करने पर इसका जो सम का फॉर्मूला है ना, ना तो मैंने इक्वल लिखा, ना सम लिखा, ना ब्रैकेट, ना रेंज दी, पूरा फॉर्मूला अपने आप लग कर आ गया, बस एंटर दबाना है खाली और इसको कॉर्नर से ड्रैग कर दो। पर हमें जो फॉर्मूला है ना वो तो चारों में चाहिए। अगर आप एक पे क्लिक करके इस पे क्लिक करोगे तो फॉर्मूला दिखाएगा आपको, एंटर करके एक्सेप्ट कराओगे फिर ड्रैग भी करोगे, तो आप एक काम ये कर सकते हो, चारों को सिलेक्ट कर लो, सीधा ऑटो सम पे क्लिक करो, चाहे ऑल्ट इक्वल दबा दो, सीधा सम ऊपर आ जाएगा, ना आपको एंटर दबाना अलग से। देख सकते हो यहाँ पर भी दिखा देगा फॉर्मूला लग चुका। अब आइटम्स है, रेट है, क्वांटिटी है, टोटल है। हमने यहाँ पर कुछ आइटम्स का नाम, उनका प्राइस, क्वांटिटी और टोटल निकालना है। अब यहाँ पे टोटल का मतलब हमेशा सम या प्लस करना ही नहीं होता है, सम का यूज हमेशा तब करते हैं जब एडिशन करना हो, प्लस करना हो। अब इसके अंदर यहाँ पे प्लस नहीं होता, बहुत से लोग यहाँ पर भी गड़बड़ कर देता, प्लस कर देते जल्दी जल्दी में, टोटल हेडिंग पढ़ के। अब तो अगर आपका नाम या मेरा नाम सेम है तो काम सेम थोड़ी ना होगा, जरूरी तो है। अब इसमें क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वांटिटी आती है ना तो समझ जाना मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है मुझे, रेट के साथ मल्टीप्लाई करना क्वांटिटी को, तो C10 मल्टीप्लाई का साइन लगाने के लिए स्टार का साइन यूज होगा, 8 के ऊपर बना होता है साइन, और किससे करना है, क्वांटिटी से, फिर उसका सेल एड्रेस लिखे एंटर। और अगर अमाउंट बदल देते हैं हम, किसी भी सेल पे जाके वैल्यू मैंने सीधा टाइप करी 3, एंटर दबा दिया, अमाउंट बदल गई। यहाँ पर मैंने 200 लिख दिया, एंटर, वहाँ पे अमाउंट बदल गई। मैंने यहाँ पर फिर से अमाउंट चेंज कर दिया। अब हम चाहते हैं सेम फॉर्मूला नीचे चाहिए, माउस से ड्रैग करते आ रहे थे ना, कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबा दो, ड्रैग हो, कंट्रोल डी कर सेम फॉर्मूला नीचे कॉपी हो गया। चेक करना है, डबल क्लिक कर दो या F2, एस्केप दबा दो बाहर आने के लिए। अब मैंने फिर से यहाँ पर ले लिया आइटम्स, रेट, डिस्काउंट 60% और टोटल। हमने यहाँ पर एक आइटम्स का नेम ले लिया, प्राइस ले लिया, डिस्काउंट निकाला। अब डिस्काउंट का मतलब छूट, अब डिस्काउंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब किस पे निकाला जाता है, परचेजिंग रेट पर, परचेजिंग वैल्यू पर, यानी हमने अब एक आइटम खरीदी 1200 रुपए की, तो यानी कि डिस्काउंट किस पे निकलेगा, 1200 पे।
बट एक्सेल में तो हम वैल्यू को नहीं उठाते ना, हम तो जिस सेल में वैल्यू है सेल को एड्रेस उठाते हैं। तो हमने लिख लिया C60। इनटू में जब भी किसी अमाउंट पर आपको 5%, 10% या कितने भी परसेंट कैलकुलेट करना हो अमाउंट को, हमें अमाउंट कैलकुलेट करके देखनी है 60%, इसके ऊपर 1200 रुपए की भाई कितनी बनेगी 1200 का 60% कितना, 12 गुना 6 72, 720 रुपए सीधा सीधा डिस्काउंट बन गया। तो गुना में ना 60 डिवाइड बाय 100 भी लिख सकते हो, या फिर आसान तरीका सीधा परसेंटेज का साइन लगा देना, डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा। जब भी किसी अमाउंट पर आपको कितने भी परसेंट कैलकुलेशन करके देखनी हो, तो सेल का एड्रेस लिख के मल्टीप्लाई कर देना उतने ही परसेंट अमाउंट से जितने निकालना है। अब ये तो डिस्काउंट वैल्यू निकाल ली है हमने, इस 60% का मतलब कितने रुपए, 720 रुपए डिस्काउंट। अब टोटल करना है तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब रेट है डिस्काउंट है, बिल्कुल। अब यहाँ पे ना डिस्काउंट का मतलब ही छूट होता है। अब यहाँ पे प्लस मत कर देना, यहाँ पर भी गड़बड़ करते हैं, प्लस कर देते हैं। अब डिस्काउंट का काम ही माइनस करना होता है। अगर आप किसी को पे करके आ रहे हो तो दुकानदार कहेगा भाई दोबारा कब आओगे, अगली बार 60 के बजाय 90% डिस्काउंट दे देंगे आप। भाई ज्यादा फालतू 90% पैसे वापस देकर आ रहे हो, बल्कि आप तो एक्स्ट्रा थोड़ा पे करना, माइनस हो जाएगा सीधा सेल में से सेल माइनस। अगर मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल फिगर्स हो, मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग वैल्यू लिख दी सेल के अंदर, चारों मल्टीप्लाई करनी है। एक तो होता है जैसे आपने प्लस किया था ना कि फर्स्ट सेल प्लस सेकंड सेल प्लस थर्ड सेल, ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, फिर सेकंड इंटू थर्ड इंटू फोर्थ, क्लिक बाय क्लिक एंटर दबा दो, आ जाएगा आंसर। अब 2 2 जा 4 2 जा 16, फेजा यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है आंसर। और यहाँ पर इक्वल टू, दूसरा तरीका होता है इक्वल टू प्रोडक्ट, इक्वल टू प्रोडक्ट लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए, प्रोडक्ट प्लस करने के लिए सम लिखा था, एवरेज के लिए एवरेज के नाम से। अब मल्टीप्लाई के लिए ध्यान रखना, मल्टीप्लाई के नाम से नहीं है, प्रोडक्ट के नाम से है। डेफिनेशन भी देख सकते हो, मैंने टैब बटन दबा दिया, नीचे नाम सिलेक्टेड है, सिलेक्ट कर लो, एंटर कर दिया, मल्टीप्लिकेशन हो गई, यहाँ पर 24 आंसर आ गया। अब पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 आ गया, फिर 8 के 24 हो गया, टोटल आंसर आ गया प्रोडक्ट। अब बोलो इसके ऊपर वाले जो फिगर थी इसमें एवरेज और इससे वाली, हाँ जी, इसमें अगर ये जो अगर आप इसमें सम की जगह प्रोडक्ट कर दोगे तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस। एवरेज कर दोगे तो एवरेज हो जाएगा। अब ये चीजें तो हमें पता कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें नीड किस चीज की है, उस चीज के अकॉर्डिंग। इसमें डिस्काउंट के साथ में लिखा हुआ है तो इसके अंदर ना 18% जीएसटी लगेगा। हाँ जी, तो वो इसके टोटल के ऊपर लग जाएगी। अब लास्ट में फाइनल प्राइस भी निकालना है फिर। अब जैसे आप किसी शॉप पर चले गए, आपने एक आइटम परचेज करी 1200 रुपए की, जिसके ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अब आइटम का बिल बनता है 480 रुपए का, इसके ऊपर टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा। टैक्स हमेशा पेएबल अमाउंट के ऊपर पे करना होता है, यानी कि 480 रुपए की वैल्यू है, इसके ऊपर इंटू में 6%। सेम वही डिस्काउंट वाला फॉर्मूला है यहाँ पर भी, चाहे वैट लिखा हुआ है, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी आ जाए, एक ही बात है, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम रोल रहेगा यहाँ पर। अब 28 रुपए 80 पैसे यहाँ पर टैक्स है। अब जीएसटी का मतलब ये टैक्स है, और टैक्स क्या होता है, प्लस होता है हमेशा। जब भी वैट आ जाए, जीएसटी आ जाए, प्लस होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने प्लस में एंटर कर दिया यहाँ। तो यानी कि टोटल अमाउंट ये तो पे करना ही करना है, साथ में जीएसटी भी तो पे करना है। अब तो ये खैर इंक्लूड होती है, और यहाँ पर एक्सेल शीट पे आते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर प्लस किया जाए। उससे घुमा देते हैं ना। हाँ जी, टैक्स इंक्लूडेड, बिल्कुल, उसमें कर दिया था मतलब। हाँ जी, जैसे ऐसे होता है ना, जैसे रेट दिया हुआ है कैसे इस पे कितना परसेंट जीएसटी है, तो बाद में लास्ट में डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो पहले इनको जीएसटी लगा के, तो जीएसटी पहले लगाना पड़ेगा हमारे दोस्त, डिस्काउंट बाद में करेंगे लास्ट में इसका खोलेंगे। इसके बाद आता है, अब मुझे ना इस टेबल के ऊपर एक नई रो ऐड करनी है। मैंने राइट क्लिक करा, कॉलम नेम रो नेम पर इंसर्ट करके, अब जैसे इंसर्ट करी ना, देखिए पूरी रो सिलेक्टेड है। मैंने फर्स्ट सेल पे क्लिक दबा के यहाँ से
चाहते हैं सभी सेल को कंबाइन करना है, टू कंबाइन मल्टीपल सेल्स इनटू वन। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करा और जिसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर एक टाइटल भी दे देता हूँ, रिजल्ट ऑफ 10th क्लास। और 10th क्लास लिखने पर ना ये जो टी और एच इसको सिलेक्ट कर लो साथ के साथ। अगर आप एंटर कर चुके हो, सेल में डबल क्लिक करो, कर्सर बीच में आ गया, अब टी और एच को सिलेक्ट करना है, अब इसको ना ऊपर लेकर जाना है थोड़ा सा। तो सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से फॉन्ट सेटिंग पे जाके कॉर्नर बटन से क्लिक करने पर यहाँ पर देखो सुपरस्क्रिप्ट, ओके कर देना नीचे से, देखो पावर कर दिया। तो उसके बाद एंटर दबाओ, हमने इसको भी बोल्ड कर दिया। और बाद में ये लाइन ऐड किया ना, देखो इसके ऊपर बॉर्डर नहीं है, यहाँ से इस सेल पे क्लिक करके ना, अभी हमने रिसेंटली इस टेबल पे बॉर्डर दी थी, तो यहाँ पे ऑप्शन ऑल बॉर्डर का सिलेक्टेड आ रहा है, तो इसी पे क्लिक कर दो, दोबारा से इस पे लिस्ट नहीं जाना पड़ेगा। आपका अलाइनमेंट हो गया, फॉर्मेटिंग पार्ट हो गया, और फिर आता है चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ योर टेक्स्ट। यहाँ पे किसी भी सेल में ना आपको रैंडमली किसी भी सेल का ओरिएंटेशन बदलने के लिए कह सकते हैं। एग्जाम के अंदर दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी आया था, और किस टेक्स्ट को बोला हुआ था, उसमें ना एक लास्ट हेडिंग के ऊपर बोल रखा था कि रोटेशन देनी है। अगर कह दे रोटेट द टेक्स्ट, डेफिनेशन में देख सकते हो रोटेट टेक्स्ट, या अगर कह दे चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट इन सेल, सेल का नंबर आपको बताएगा, सेल का एड्रेस आपको बताया जाएगा कि कहाँ पर। यहाँ से जाके एक होता है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, अब इसमें दिख रहे हो लाइन ऊपर उठ जाती है, प्रिंटिंग में भी ऐसा ही दिखाएगा, ऐसा यहाँ पर मिलता है, या खाली क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज में ना देखो टेक्स्ट थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक कर दो, विड्थ बढ़ा के। दोबारा इसी सेल पे कर्सर रखा मैंने, इसी पे जाके वर्टिकल करोगे, सब करोगे तो कुछ इस तरह की डायरेक्शन हो जाती है। दोबारा उसी पे क्लिक करके ऑफ भी कर सकते हो। एक ऑप्शन और आया था फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाना, इसी के अंदर यहाँ पर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कितने डिग्री पे रोटेशन देनी है। मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 45 डिग्री पे, एंटर कर दिया, 45 पे हो जाएगा। 30 डिग्री पे कह दे, 33 भी कह सकता है, कितना भी कह सकता है, अंडू करना। हमने यहाँ पर ना अभी कुछ देर पहले एवरेज निकाली थी, अब इन सभी में ना एक सेल वैल्यू को छोड़ के बाकी सभी में पॉइंट के बाद एक एक डिजिट भी आ रहा है, जिसको हम डेसिमल प्लेस करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है डिक्रीज और एक होता है इंक्रीज। क्लिक बाय क्लिक इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कह दो ना कि इंक्रीज द डेसिमल एट 2 प्लेस, तो यहाँ पे दो बार वैल्यू को प्रेस कर देना, 2 0 तक वैल्यू दे देना। अगर कहते हैं ना कि राउंड ऑफ द डेसिमल, राउंड ऑफ कह दे, राउंड फिगर कह दे, या 0 डेसिमल कह दे, इन सभी का मतलब आपको पॉइंट के बाद की जो नंबर डिजिट्स हैं, डेसिमल वैल्यूज है, वो हटानी है। अगर किसी भी फिगर में आपको सेपरेटर कहना है, अगर क्वेश्चन में कह दे कि अप्लाई 1000 सेपरेटर टू नंबर्स, अब 1000 सेपरेटर का मतलब कोमा स्टाइल, डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, बहुत बार लिखा आता है 1000 सेपरेटर का मतलब कोमा लगाना होगा। साथ में एक डॉलर का ऑप्शन भी है, अगर आपको करेंसी साइन कहता है कि अप्लाई कर दो, लिस्ट में जाके आप चेंज भी कर सकते हो। मोर अकाउंटिंग पे चले जाओ, यहाँ पर सिंबल के अंदर स्क्रॉल करो, सिंगल क्लिक करके काफी सारी कंट्रीज के सिंबल आ जाएंगे। हमने ये वाला ले लिया इंग्लिश, ओके कर दिया, सिंपल। मैंने फर्स्ट लाइन को डिलीट करा, अब मुझे इस डेटा के अंदर ना सॉर्टिंग करनी है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसी भी रिकॉर्ड को जब भी सॉर्ट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ऑप्शन आता है सॉर्टिंग के नाम से। तो रीअरेंज द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कॉलम, या स्टूडेंट नेम बोल दे, या टोटल के बेस पे कह दे। इस बच्चे के मार्क्स सबसे ज्यादा है ना, उस बच्चे का रिकॉर्ड सबसे ऊपर आता है। तो इस हिसाब से तो भाई अंकिता का यहाँ पर
रिकॉर्ड सबसे ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप टोटल के अंदर कहीं भी क्लिक करके सॉर्ट ऑप्शन पे जाके सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो सॉर्टिंग। अब ध्यान रखना कि मैंने सिलेक्शन नहीं करी यहाँ पर पूरी टेबल की, सिलेक्शन नहीं करी, सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, इसकी कॉलम के बेस पे मेरे को डेटा रीअरेंज करके देखना है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर अंकिता के, तो अंकिता का रिकॉर्ड सबसे ऊपर आना चाहिए, देन फिर हमारे पास रमित का आना चाहिए, फिर अनु का, फिर राम का। तो आप टोटल में खाली सिंगल क्लिक कर देना, जब बेसिक हेडिंग में क्लिक करो तो उसके नंबर डेटा के अंदर और सॉर्ट पे जाके, अब एक होता है असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी नीचे, पर हमें तो डिसेंडिंग करना है। डिसेंडिंग का मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब हाईएस्ट वैल्यू देख सकते हैं, अंकिता के ज्यादा थे तो खाली अंकिता की वैल्यू ऊपर उठ के नहीं आएगी, पूरी की पूरी लाइन ऊपर उठ के आ जाती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी सॉर्टिंग हो चुकी है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं नेम वाइज करना है डेटा सॉर्ट, जिसका नेम ए से स्टार्ट होता है पहले उसका फिर बी वाला, तो नेम कॉलम में क्लिक करके सॉर्टिंग पे ए टू जेड करेंगे, क्योंकि उन्होंने असेंडिंग में बोला। अब अल्फाबेटिकल वाइज भी अंकिता का ही होता है, फिर अनु का, राम का, फिर अमित का। ये होता है सॉर्टिंग फीचर। हाइट विड्थ, एक होता है हाइट बढ़ाना भी। जैसे मेरे को ना अगर क्वेश्चन में क्या दे, change the column height of table except header row, header row का मतलब ये वाली, except header row का मतलब heading row को छोड़ के बाकी सभी लाइंस को सिलेक्ट करो और फॉर्मेट में से रो हाइट का ऑप्शन दे रखा है, आप इसके अंदर एंटर कर दो। मैंने 30th पॉइंट कर दी, ओके कर दिया, हाइट बढ़ गई। देखो अगर कहते हैं change the height of rows in table cells except heading row या row 1, except heading row या row 1 कह दिया, कोई भी रो कह सकता है, तो उसको छोड़ के बाकी सभी को दे सकते हैं। मैं अनडू कर देता हूँ फिर से, और डिक्रीज होता है, ये हो गया, रैप हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। और रैप टेक्स्ट की ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब मैंने यहाँ पर ना फर्स्ट कॉलम की ना विड्थ को थोड़ी सी बढ़ा दी, ठीक है, और थोड़ी सी बढ़ा। अब मैं इस सेल के अंदर ना टाइप करता हूँ स्टूडेंट्स नेम, एंटर करना। मुझे ना ये जो टेक्स्ट है ये रैप करना है, ऑन कर रहा हूँ, रैप ही नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने विड्थ इसकी इंक्रीज कर दी, हमने इसकी विड्थ बढ़ा दी। अब विड्थ बढ़ाने का मतलब, अगर आप किसी सेल में अगर कोई टेक्स्ट लिख रहे हो और वो टेक्स्ट उस सेल के अंदर एडजस्ट हो रहा है, फिट हो पा रहा है उसके टेक्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग, फिर वो रैप कहाँ से होगा? क्योंकि वो कट तो रहा ही नहीं। तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, अब देखो मैं विड्थ कम कर रहा हूँ, अभी हल्का सा भी कट रहा होगा ना, फिर ऑन करेंगे तब तो चला जाएगा। बट हम चाहते हैं विड्थ तो इतनी रखनी है और इसको रैप भी करना है। अब ऑप्शन से ये रैप नहीं होगा, ध्यान रखना। इससे जगह में जैसे रैप किया, क्या चीज ऐसे करके? नहीं 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 होगा, वो तो फिर ऐसे तो हाइट बढ़ जाएगी। अच्छा ये हाइट बढ़ाने के लिए होती है, यहाँ से ऊपर से विड्थ, नीचे से हाइट। हमें तो टेक्स्ट को रैप करना है, ये हाइट बढ़ाने पर भी रैप नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो नहीं कट हो रहा ना हमारा टेक्स्ट। तो इसके लिए ना जहाँ से आपने रैप करना है ना, उसके आगे ना डबल क्लिक करके कर्सर आगे रख दो और कीबोर्ड से लेफ्ट वाले ऑल्ट के साथ में एंटर दबाना, राइट वाले ऑल्ट के साथ नहीं, लेफ्ट ऑल्ट के साथ एंटर दबाया। अब देख लो रैप हो चुका है। अब एक बार नॉर्मल एंटर दबा दो या टैब दबा दो सेल से बाहर जाने के लिए। अब एक तरीका और बताता हूँ, मैंने यहाँ पर दोबारा से लिखा स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स लिखा, स्पेस दिया, अब वर्ड के पास स्पेस तो आता ही है, ऑल्ट के साथ एंटर दबाया, लिखते दौरान ही सीधा कर दो और फिर टैब। एक चीज का और खास ध्यान रखना, आजकल एक्सेल में ऐसे फॉर्मूलाज भी आने लग गए हैं थोड़े से एडवांस, लाइक काउंट इफ, सम इफ वाले। अब इनको जब हम यूज करते हैं ना, अब यूज मतलब कि मैं पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आपने डेटा एंट्री करते दौरान, जैसे यहाँ पे लिखा अंकिता, मैं दोबारा लिख देता हूँ अंकिता की स्पेलिंग, अगर आपने वर्ड के बाद स्पेस दे रखा है, एंटर कर दिया, ठीक है, अनुज के बाद मैंने स्पेस नहीं दिया,
अब दोबारा अंकिता लिखा मैंने, स्पेस नहीं दिया था, फिर से अंकिता लिख रहा हूँ, इसके बाद भी मैंने स्पेस नहीं दिया। अब अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर ना आपको काउंट करके निकालना बताना है कि अंकिता कितनी बार लिखा हुआ है, काउंट अंकिता नेम्स, तो इक्वल टू काउंट इफ, एक ऐसा फंक्शन जिसकी हेल्प से ना हम किसी भी चीज की काउंटिंग कर सकते हैं। काउंट के नाम से ही पता चल रहा है काउंटिंग करने के लिए न्यूमेरिकल डेटा की काउंटिंग करनी है या अल्फाबेटिकल की, कुछ भी काउंट करा सकते हैं। इसके अंदर पहले तो हम रेंज देंगे, ठीक है, पहले तो हम रेंज देंगे, फिर कोमा में क्राइटेरिया है ना जो इसका, ये डबल कोट में ही आएगा। फिर चेक क्राइटेरिया में कुछ मर्जी काउंट कराना, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे अल्फाबेटिकल, क्योंकि इफ के अंदर ऐसा नहीं होता, न्यूमेरिकल वाला कोड में नहीं आता पर यहाँ पर आएगा। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि अंकिता कितनी बार लिखा हुआ है। अब आपके अकॉर्डिंग तो राइट आंसर 3 है ना, एंटर करने पे देखो वहां पर तो 3 बार लिखा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके बाद आगे स्पेस दे रखा है, तो कभी भी ऐसे स्पेस मत दे देना। देखो वहां पर मैं करेक्शन करूंगा, यहाँ पे भी इसके अंदर भी सर मिस्टेक थी, मैं इसको पहले करेक्शन कर लेता। पहले तो मैंने यहाँ पे करेक्शन करी, देख सकते हो वहाँ पे 2 आंसर है। यहाँ पर देखो मैंने स्पेस डिलीट करा, एंटर, होगी ऑटो करेक्शन वहाँ पर, इस तरीके से। अब ये तो था नेम को काउंट करने के लिए। अगर मैं ये कहूँ हिंदी के अंदर या फिर मैथ्स ले लेते हैं, मैथ्स के अंदर ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स ना 60 से अबव है। हमें यहाँ पर काउंट करना है कि मैथ्स के सब्जेक्ट में कितने बच्चों के नंबर 60 से ज्यादा आएंगे। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसे लिखा रहता है, काउंट ग्रेटर देन या इक्वल टू भी 60 ले लिया इन मैथ कॉलम, तो इक्वल टू काउंट इफ रेंज कोमा में क्राइटेरिया यहाँ पर कोड में ही आएगा, इसमें आप मेंशन कर दो कितने से इक्वल या ग्रेटर, एंटर करते हो। 60 या 60 से ज्यादा दो ही बच्चे के आए, ये होता है काउंटिव। अब काउंटिव के साथ साथ आपको चाहे लेस देन वाले काउंट करने हो या आपको खाली 60 के इक्वल वाले चेक करने हैं, तो खाली उसके अंदर ना इक्वल टू 60 लिख देना सर, ओनली 60 लिखने पर तो खाली 60 के इक्वल वाला बता देगा। एक होता है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन में पहले मैंने यहाँ पर कुछ आइटम्स लिखी, मैंने ले लिया इसमें पेन, पेंसिल, और इसमें मैं टोटल में भी कुछ अमाउंट लिख लेता हूँ। एक सेल मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, तीसरा, फिर मैंने इसमें लिख दिया आउट ऑफ स्टॉक, फिर एक में मैंने हैशटैग लगा दिया और फिर से वैल्यू वैल्यू। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल काउंट। अब फंक्शन है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है? तो काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। काउंट फंक्शन सिर्फ हमें उस चीज की काउंटिंग करके बताएगा जिन सेल्स में न्यूमेरिकल कंटेंट टाइप किया हुआ। यानी अब जैसे हमारे पास ये जो इतनी बड़ी गिवन रेंज है डेटा सेल्स की, इनमें से ऐसे कितने सेल्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल डेटा फिल्ड है। काउंट फंक्शन किसी भी ब्लैंक सेल, अल्फाबेटिकल सेल या सिंबल सेल की काउंटिंग नहीं करेगा। एंटर कर रहा हूँ, टोटल 5 सेल ऐसे हैं जिसमें न्यूमेरिकल डेटा है, तो आंसर में 5 आ रहे हैं।
प्लस नहीं करके बताएगा, सिर्फ ये बताता है कि काउंटिंग करके कितने सेल में न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। और एक होता है काउंट इफ, जो अभी आपने पढ़ा। फिर आता है काउंट ब्लैंक, कि कितने ब्लैंक सेल्स हैं, ब्लैंक सेल की काउंटिंग करनी है तो काउंट ब्लैंक लिख लेना, रेंज को सिलेक्ट करके एंटर, एक ही खाली छोड़ा था तो एक आंसर आ गया। और एक होता है काउंट ए का मतलब ऑल, इक्वल टू काउंट ए फंक्शन क्या करता है, किसी भी चीज की काउंटिंग कर देगा। अगर क्वेश्चन में आता है ना काउंट द नॉन एम्प्टी सेल्स, नॉन एम्प्टी का मतलब नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है, खाली नहीं है, यानी कि खाली सेल को छोड़कर बाकी हर एक चीज की काउंटिंग कर देगा आपकी। अब जैसे मैंने एक रेंज सेलेक्ट करी, मैंने इसको भी ले लिया, फिर डेटा न्यूमेरिकल में हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फाबेटिकल हो या सिंबॉलिक कंटेंट है, मिक्स ऑफ लेटर्स है। काउंट ए फंक्शन सिर्फ और सिर्फ खाली सेल की काउंटिंग नहीं करेगा, बाकी टोटल ये कितने सेल हो गए 15, टोटल 16 सेल्स लेके जिसमें से एक खाली, तो उसको छोड़ के 15 लेंगे इसमें। आता है आगे पेज लेआउट में मार्जिन। बाय डिफॉल्ट पेज मार्जिन तो नॉर्मल होता है, इसके अलावा नैरो मार्जिन है या कस्टम मार्जिन पे जाकर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इसके अंदर इस डायरेक्शन से कितना। कई बार एग्जाम में कहता है कि पेन का टॉप एंड बॉटम मार्जिन 1 इंचेस कह देता है, तो कई बार कहता है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कहता है तो 1 के आगे सीएम लिख देना, स्मॉल या कैपिटल कैसे भी। और बीच में 1 और सीएम के बीच में स्पेस देना या नहीं देना, दे भी सकते हो, नहीं भी दोगे तो 1 सेंटीमीटर ही पड़ेगा। और अगर आपको 1 इंच कहता है तो 1 के बाद इंच का साइन कौन सा होता है, जो आप डबल कोट का साइन लगाते हो ना, डबल इन्वर्टेड वाला साइन, वही इंच का काम करता है, तो यहाँ पे इंच का साइन लिख देना। क्योंकि अगर मैं इसके मेजरमेंट वाले डिटेलिंग ऑप्शन पे जाऊंगा तो वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, तो सबसे आसान पार्ट रहता है फिर वर्ड और चैट से। कोई भी चीज़ अगर आपको इंचेस या सेंटीमीटर में कहता है तो आगे सिंबल का यूज़ करना चाहिए। अब ये तो चलो हो गया इसका पार्ट, तो बॉटम का या लेफ्ट या राइट मार्जिन का। और एक्सेल में अगर हेडर फुटर का मार्जिन कहता है बदलने के लिए, तो देखो यहीं पे ऑप्शन है पेन का हेडर फुटर मार्जिन के लिए, यहीं पे। और अभी देर पहले आपने क्वेश्चन किया था ना कि पेन का टेक्स्ट अलाइनमेंट एट सेंटर हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, अगर आपको कहता है कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर करनी है तब तो होम में से जाकर, अगर आपको कहता है ना कि पेज की अलाइनमेंट आपको सेंटर पे करनी है या वर्कशीट की अलाइनमेंट सेंटर में करनी है वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, तो पेज मार्जिन में कस्टम मार्जिन पे जाके यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेंटर ऑन पेज, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली करने पर, ऐसा करने पर क्या होगा, मैं आपको दूसरी शीट पे करके दिखाता हूँ एक डेटा लेकर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम हो रखा है। मैंने किया रिकॉर्ड ले लिया, कॉपी करा, शीट 2 पे जाके पेस्ट, अब ये तो डेटा मैंने स्टार्टिंग पे क्रिएट किया, अब मैं इसके अंदर ना पेज मार्जिन में कस्टम पे जाकर कौन कर रहा हूँ, ओके कर दिया। अब आप यहाँ पर क्या होता है, इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। आपकी वर्कशीट यानी आपकी जो टेबल डेटा है ना, वो आपकी देखो शीट के बिल्कुल सेंटर में चली गई, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। इनका वर्कशीट अलाइनमेंट कह देना एट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर ऑन द पेज, तो इसका यूज। और साथ में फिर यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन भी है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, एंड पेपर साइज अगर कहता है ना कि शुड बी स्टैंडर्ड साइज, तो इसका मतलब यहाँ पर A4 पेपर, रेगुलर भी यही होता है, A4 भी यही होता है, स्टैंडर्ड साइज भी। और स्टैंडर्ड मार्जिन या रेगुलर मार्जिन का मतलब ही नॉर्मल होता है। और इसके अलावा 2-4 ऑप्शन करा दे, 3 बजे ओवर कर दूं 5 मिनट ओवर कर देना, उसके बाद शाम में बढ़ा दो, नहीं आ पाऊंगा, कल करवा दो, करवा देंगे, कल मैं बाहर हूँ, परसों 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 29 का मुझे कब है आपका एग्जाम, 3 1 को है, तो नेक्स्ट वीकेंड पे भी आ सकते हो
या बीच में अगर कोई डाल दूँ, क्योंकि आप तो आ नहीं पाएंगे बीच में। नेक्स्ट वीकेंड पे आ सकते हैं आप। ठीक है फिर तो नेक्स्ट इतना करके वीडियो अगर आप शेयर कल आ करें। सकते हो तो फिर मैं टाइम फिर मैनेज करके टाइम कल तो आ जाएंगे, लेकिन शाम को दोपहर इस टाइम होता नहीं काम को। कोई नहीं सर, वीकेंड की करेंगे। एक दो पॉइंट और कर लेते हैं छोटे से ही, वैसे मेन आपके हो चुके हैं, पर अभी भी काफ़ी कंटेंट रहता है। 1-1.5 घंटे की तो क्लास कम से कम है, क्योंकि चैट के टॉपिक है और हेडर फुटर है और भी फॉर्मूलास कई सारे रह गए अभी तो। सारा एक ही बार कर ले, पीछे वाला साफ हो जाए। कोई नहीं, इनको प्रैक्टिस कर लेना। कोई नहीं, अगर वीकेंड पे लगा लूँगा। हाँ चलो ठीक है। तो एक ऑप्शन है छोटा सा ही, हेडर फुटर का। अगर आप क्वेश्चन में कहता है ना कि इंसर्ट हेडर एंड फुटर, सिर्फ इतना फुल स्टॉप। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्लिक करा ऑप्शन पे, चलो जी हो गया हेडर फुटर, बस। इसका मतलब अप्लाई करना थोड़ी ना हुआ, ये तो सिर्फ आपने ऑन किया हेडर फुटर को। इंसर्ट पे जाके इस पे क्लिक करने का मतलब आपका सिर्फ हेडर फुटर ऑन जरूर हुआ है, बट आपने कुछ लिखा थोड़ी ना है। तो वो अभी भी ब्लैंक ही, पहले भी ब्लैंक था, अभी भी ब्लैंक है। जब आप हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे ना 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, 3 टॉप में 3 बॉटम में। अब हेडर पेज के टॉप में और फुटर पेज के बॉटम पे। अब हेडर ऊपर आता है, फुटर नीचे, फर्क दोनों में सिर्फ इतना पोजीशन का, एक ऊपर एक नीचे। अब हमें जैसे अगर सेम टाइप ऑफ डेटा हर पेज के टॉप या बॉटम पे प्रिंट कराना हो, तब हम हेडर फुटर का यूज करते हैं। If you want to write same type of text at the top or bottom of each page, then use header footer। और जब आप हेडर फुटर सेल में काम कर रहे होते हैं ना, तो उस दौरान आपको एक अलग से टूल बार दिखाई देगी हेडर फुटर के ही नाम से, जिसके अंदर मैं फर्स्ट सेक्शन में क्लिक करता हूँ। अब क्वेश्चन में कह दें कि राइट योर नेम इन द लेफ्ट सेक्शन, तो ये लेफ्ट बॉक्स को लेफ्ट सेक्शन पढ़ा जाता है। यहाँ पर हमने नेम लिख दिया, टैब दबा दिया, टैब दबाने पर बीच में आ गए। अब यहाँ पर हमने क्लिक करना है या टैब दबाना है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। और इसमें कहते हैं पेज नंबर लेना है, टाइप मत करना पेज नंबर, गलत हो जाएगा पॉइंट। इंसर्ट करना है ऊपर से, फिर से टैब बटन दबा रहा हूँ, फिर मैंने ले लिया यहाँ पे डेट। अगर एक ही सेल में डेट और टाइम दोनों कहता है, तो स्पेस दे के दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना। अब देखो, अब जब आप इंसर्ट करते हैं ना, तो उस दौरान आपको कुछ कीवर्ड नजर आते हैं, पर जब आप सेल से बाहर क्लिक करेंगे तो आपको एक्चुअल कंटेंट आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा, जिस पर आपने जो चीज इंसर्ट करने के लिए अप्लाई किया था। अब देखो बीच में स्पेस है, इसके बीच में टाइम और डेट है, अदरवाइज इकट्ठा आ जाता फिर और पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। अब मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, फिर से ऑप्शन आ गया, मैंने इसको डिलीट करना है, या फिर हम चाहते हैं हेडर में तो मेरे को ये चीजें लिखनी है, अब मेरे को फुटर पे जाना है, तो इसी के ही टूल बार में ऑप्शन आता है, स्विच बटन दे रखा है गो टू फुटर का, जहाँ से आप एंटर कर सकते हैं गो टू हेडर में ही रहना या फुटर में। और इसके लिए अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे फाइल पाथ होता है, कई बार आ चुका है। फाइल पाथ का मतलब फाइल का एड्रेस, यानी कि फाइल की लोकेशन। कंप्यूटर में ये जो फाइल आप सेव कर रहे हो, किस नाम से किस जगह पे कहाँ पर सेव कर रहे हो, कंप्लीट लोकेशन आ जाएगी। जब आप इसको जो भी नाम से सेव करोगे ना, वही डिटेल अपने आप अपडेट कर देगा इसमें। ये होता है फाइल पाथ। इसके अलावा रोल नंबर कह सकते हैं, आपको राइट में रोल नंबर लिख दो, वो लिख देंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ पर बता देते हैं, चार्ट का भी हो नहीं पाएगा, आपका टॉपिक लेंथी है थोड़ा सा। और हाँ, एक ऑप्शन अभी CSIR में भी आ रखा था, छोटा सा ही पार्ट, राइट टेक्स्ट। आपको उसमें ना एग्जाम में एक टेक्स्ट बोल रखा था यूजिंग वर्ड आर्ट, यानी वर्ड आर्ट के थ्रू आपको अपना नेम और रोल नंबर लिखना था। तो वर्ड आर्ट पे क्लिक करके यहाँ से, एक होता है वर्ड आर्ट और एक होता है टेक्स्ट बॉक्स, दोनों में फर्क सिर्फ इतना, टेक्स्ट बॉक्स सिंपल राइटिंग फॉर्मेट में होता है और ये थोड़ा स्टाइलिश लुकिंग में है। किसी पे भी क्लिक कर दो। अब आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, कई बार हो सकता है कि जैसे ही आपने क्लिक करा आपको ना दिखाई दे, क्योंकि कई बार ना नीचे चला जाता है। जैसे जैसे अभी तो मैंने खुद रखा है, आप इसकी आउटलाइन पे क्लिक दबा के रखो और माउस को मूव करो, और इसमें जो भी नाम लिखना है आपको, अब उसमें बताया गया था कि आपको अपना नेम लिखना है, हमने नेम लिख दिया।
और रोल नंबर क्या है आपका वो टाइप करना है और बाहर क्लिक, दैट्स इट। और इसमें फॉन्ट का साइज भी बोला हुआ था 20 करना है। अब इसको चाहे तो आप ऐसे क्लिक दबा के सिलेक्ट करो या इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके ना यहाँ से इसका साइज है जो वो 20 कर हो गया, ऊपर चला गया इस तरीके से। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी होगा बस, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।